क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी वाला चैप्टर में अभी हम आगे बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो कुछ भी कवर किया है उसमें क्या, देखो बेटा, इसमें हमने क्या देखा, हमने इन्वायरमेंट के पूरे एस्पेक्ट को समझा। हमने इन्वायरमेंट क्या होता है, टोपोग्राफिक फैक्टर क्या होते हैं, एडेफिक फैक्टर क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होते हैं, एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, एडॉप्टेशन क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो है वो बदलती हुई चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ढालते हैं। ठीक है ना। और इसका एक हिस्सा हमने इवोल्यूशन में पढ़ा हुआ था, जहां पर हमने बात किया था कि किस प्रकार से जीवों का नेचुरल सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के डिफरेंट पैटर्न को भी हमने समझा था। हमने देखा था कैसे डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है, कैसे डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है, कैसे जो है वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन देखने मिलता है हमको। याद है कि नहीं याद? ठीक है। फिर तो अभी हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, और पॉपुलेशन वाले हिस्से में डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से नेटेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी का क्या इंपैक्ट है, बर्थ रेट क्या होता है कि ठीक। तो बहुत सारी चीजें हमने देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या कारण है कि ह्यूमन पॉपुलेशन पिछले जो है पिछले कुछ कुछ हम ऐसा बोलें कि पिछले कुछ डिकेड्स में बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन के लगातार नए नए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है हमको, उसके लिए भी जो है वो हमें जो है प्रकृति के साथ में जो है वो सामंजस्य या बैलेंस को स्टैब्लिश करना होता है। क्योंकि हमें मालूम है यदि पॉपुलेशन एक लेवल के ऊपर बढ़ेगी तो क्या होगा, तो जो है जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो उसको क्रॉस कर जाएगी। तो वैसे में पूरा पॉपुलेशन जो है वो उसको फूड का, हैबिटेट का कमी होगा और इससे हमारे ऊपर खतरा बढ़ सकता है। ठीक है। अब ये तो कौन, अब हमने देखिए चूंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि हम क्या क्या चीजों को, संभावनाओं को बटोर सकते हैं। रही बात फूड की, तो एक बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स में एक मूवी है फूड ऑफ फ्यूचर के, फ्यूचर फूड करके एक मूवी है, आप देखिएगा जरूर। उसमें बताया गया है कि भविष्य में हमें भोजन कहां से मिलेगा। समुद्र के अंदर से हम भोजन को लेकर आएंगे ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। बिल्डिंगें जो हैं वो स्काई स्क्रैपर बनेंगे, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी जिसमें कम जगह में आसमान की ओर हम बिल्डिंगों को ऊपर की ओर बनाएंगे, इसमें अधिक लोग रह सकें। समय जो है वो तेजी से बदलेगा, बदलती हुई पॉपुलेशन के चलते, ठीक है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के चलते। ठीक है। अब तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखें तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जे शेप ग्रोथ कर्व एंड इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरिंग कैपेसिटी एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, लॉजिस्टिक ग्रोथ, सिग्मोइडल कर्व एंड इक्वेशन, एसिम्प्टोट एंड कैरिंग कैपेसिटी, लाइफ फॉर्म्स एंड पॉपुलेशन। तो आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक है और जिस पर जो है नीट में 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा कि एसिम्प्टोट क्या होता है, ठीक है ना, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में क्वेश्चन आता है। तो आज का लेक्चर बहुत हद तक टेक्निकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, उसको ध्यान से बेटा आप देखिएगा उसमें के। फिर लेक्चर के बाद में एक मैं पार्ट ऐड करने वाला हूं और वो पार्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये पार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में कोविड-19 का जो ट्रेजेडी हुआ, जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर रहा, उसके चलते एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है। वो आया है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन में कई बार इमर्जिंग वायरसेस का खतरा बढ़ जाता है। तो वो इमर्जिंग वायरसेस एक टर्म है जिसको जो है बार बार WHO इस्तेमाल कर रहा है, बार बार यूनाइटेड नेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर जो है वो कंटेम्पररी क्वेश्चन को उठा लेता है। तो इमर्जिंग वायरसेस क्या होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले आप इस लेक्चर को फिनिश कीजिए, उसके बाद फिर लास्ट में जो मैं हिस्सा रिकॉर्ड किया हुआ, जो हिस्सा ऐड किया हुआ है बेटा इमर्जिंग वायरस का, उसको हम जो है वो देखेंगे हम। ठीक है। तो पहले लेक्चर पूरा करना है, उसके बाद मैं फिर लौट के आता हूं और हम इमर्जिंग वायरसेस के ऊपर बात करेंगे। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस।
और जहां पर हम ऑर्गेनिज्म वाला हिस्सा पूरा पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने इन्वायरमेंट को देखा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा, हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर को देखा, हमने बायोटिक फैक्टर का भी यहां जिक्र किया हमने। तो हमने ये देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्शन करता है और किन फैक्टर का उसके ऊपर असर पड़ता है। हमने एडॉप्टेशन की बात की, हमने एक्लेमेटाइजेशन की बात की, याद है ना कि भूल गए? कोई बहुत पुरानी बात नहीं है ना, ठीक है। फिर अभी हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में हमने देखा था कि एक समान जीवों का एक समूह जो एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है, एक स्थान पर पाया जाता है, उसे हम जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर? हमने कहा था कि एक दिए गए स्थान पर एक स्पेस में जो भी एक ही प्रकार के जीवों का समूह होता है वो एक जनसंख्या को, पॉपुलेशन को बनाता है। ठीक है, तो ये तो बेटा हम जो लिस्ट देख रहे हैं ये तो वो चैप्टर है जिनको हमें कवर करना है, तो हमने जो है ऑलरेडी इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब देखो सारा कुछ जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम बेसिकली बायोस्फीयर के पर्सपेक्टिव से, कि इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कितने तरह के जीव पाए जाते हैं, कितने तरह की डाइवर्सिटी होती है, उसको देख रहे हैं हमके। तो अब मैं आपसे कुछ चीजें जो है मैं पहले पढ़ा चुका हूं उनके आपसे मैं मतलब पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे क्या होता है। ये हो सकता है मैं क्वेश्चन आपसे रिपीट भी कर रहा हूं कि केवल इसलिए ताकि आप याद रखें, आप भूलें नहीं। आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इकोटाइप। इकोटाइप वर्ड का मतलब क्या होता है आप बताएंगे मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोटाइप के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इकोलॉजिकल निके या निच। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं लेकिन दोबारा आपको आंसर करना है, समझ गए है ना। आप कमांडो है, आपको कमांड मिला है कि आपको आंसर करना है, मतलब करना है। तो इकोटाइप क्या होता है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है, इकोलॉजिकल निके क्या होता है, एंड व्हाट आर दी एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, उत्तर चाहिए मेरे को, समझ गए बेटा। चलिए अब हम क्या देख रहे थे बेटा, हमने कहा था एक लिविंग एक जीवित जीव है, एक इंडिविजुअल है। ठीक है, उसके जैसे जीवों का एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो एक पॉपुलेशन को बनाता है, और ऐसी कई सारी पॉपुलेशंस जो एक निश्चित दिए गए स्थान पर पाई जाती हैं वे बायोलॉजिकल कम्युनिटी को बनाती हैं। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो इकोसिस्टम बनता है, और ऐसे बड़े इकोसिस्टम जिनकी अपनी नेचुरल बाउंड्री होती है, प्राकृतिक सीमा रेखाएं होती है, वो बायोम बनाते हैं, और ऐसे कई सारे बायोम से बायोस्फीयर बना होता है जहां सारी लाइफ पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए सिंपल सी बात है, समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। हम जानते हैं कि जीवित जीव जो है वो उनका नंबर लगातार बढ़ता चला जाता है, और पिछली बार हमने ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर भी बात किया था कि मनुष्य की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त निकलेगा, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे पॉपुलेशन का साइज लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये ग्रोथ कर्व जो है वो जे शेप हो जाएगा, है ना। हम बिल्कुल आदर्श अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। जब हम ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि यहां पर अनलिमिटेड फूड सप्लाई है, यहां पे मतलब भोजन पर्याप्त मात्रा में है, अनलिमिटेड लगातार फूड मिल रहा है, और अनलिमिटेड स्पेस रहने की जगह यहां पर मिल रही है। ठीक है, जब रहने को खूब सारी जगह अवेलेबल है, जब खूब सारा भोजन अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन चाहे किसी भी जीव की, कोई भी जीव हो, उसकी पॉपुलेशन जो है वो ट्रेमेंडसली बढ़ेगी, बड़ी तेजी से बढ़ेगी, और आपको ग्रोथ कर्व मिलेगा जे शेप। कैसा मिलेगा आपको, ये जे शेप। मतलब हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन जो बढ़ने का जो दर है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। हम बोलेंगे ये होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसे बोलेंगे हम लगातार होने वाली वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। शुरू में ग्रोथ आपको स्लो दिखाई पड़ेगी, बाद में फास्ट रहेगी। ठीक है, जैसे देखो एक कल्चर प्लेट है, बड़ी सी कल्चर प्लेट है, उस कल्चर प्लेट में हमने एक बैक्टीरिया को डाला, हमने 1 से बैक्टीरिया 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 16, 32 के मान लिया कि ये बैक्टीरिया हर 1 मिनट में अपने आप को डबल करता है। तो 1 मिनट बाद एक बैक्टीरिया 2 हो गया, अगले 1 मिनट के बाद 2 से 4 हो गया बैक्टीरिया, अगले 1 मिनट में 4 से 8 हो गया बैक्टीरिया, नेक्स्ट 1 मिनट के बाद 16 हो गया, अगले 1 मिनट के बाद वो 32 हो गया, नेक्स्ट 1 मिनट के बाद वो 64 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 मिनट के बाद वो 128 होगा, नेक्स्ट 1 मिनट के बाद वो 256 होगा, नेक्स्ट 1 मिनट के बाद वो 512 होगा, नेक्स्ट 1 मिनट के बाद वो 1024 होगा, है ना, सो ऑन।
अगली बार अगले 1 मिनट के बाद वो 2000 हो गया, अगले 1 मिनट के बाद वो 4000 हो गया। कहां शुरू किया था हमने? यहां शुरू किया था। कितने मिनट लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मिनट के बाद वो 2000 हो गया, तकरीबन 2048, है ना, केवल 10 मिनट्स में एक बैक्टीरिया। मतलब शुरू में आपको ग्रोथ स्लो दिखाई पड़ेगा, बाद में ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ता चला जाएगा और लगातार बढ़ेगा। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं केबीसी। केबीसी में पहला क्वेश्चन भाई 1,000 रुपए का, अगला क्वेश्चन 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, जो भी इनका फिगर था। लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन है, जितना आपने 14 क्वेश्चन में जीता है ना, 15वां क्वेश्चन आपको जो है उतना ही अमाउंट देके जाएगा। 1 करोड़ का क्वेश्चन है, आपको 50 लाख का क्वेश्चन है, अगला आंसर करो तो आपका पैसा 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, अगला आंसर करो 2 करोड़ रुपया हो जाएगा, अगला आंसर करो 5 करोड़ रुपया हो जाएगा, है ना। जस्ट लाइक तो केवीसी का यदि आप केवीसी में पैसे जीतने का आप यदि जो है ग्राफ बनाए तो वो भी कैसा बनेगा? जे शेप कर्व बनेगा, वो भी, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लगातार डबल हो रहा है। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये जो आप बता रहे हो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ऐसी ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल हो सकती है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि हम इतना जानते हैं कि प्रकृति में जो है वो अनलिमिटेड फूड सप्लाई जो है, ये एक ऐसा वर्ड है जिस पर हमें बहुत डाउट है। क्योंकि प्रकृति में जो फूड होता है, हमने पढ़ा है इवोल्यूशन, कि प्रकृति में जो फूड होता है वो अर्थमेटिक तरीके से बढ़ता है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा। और पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ती है। इसलिए माल्थस का हमने लेख पढ़ा हुआ है, हमने डार्विन की बात की हुई है, इसमें हमने जो है वो कंपटीशन की बात की हुई है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, कंपटीशन क्यों होता है? कंपटीशन तब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे बेटा, तब होगा कंपटीशन। जब रिसोर्सेज लिमिटेड ही नहीं है तो काहे का कंपटीशन? आप देखिए ना कि आज इंजीनियरिंग की बी की हालत क्या है। इंजीनियरिंग में इतनी सीटें हो गई हैं कि जितने बच्चे बैठते हैं, जिसने ले लिया मैथ्स उसके घर में चिट्ठी आती है, आ जाओ भाई साहब, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब पधारेंगे उस तरफ आप। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने कॉलेज खुल गए कि एक समय था कि भोपाल के अंदर जो है वो तकरीबन 70-80 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। हमारे 2-4 फ्रेंड थे, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिए, और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो इंतजार करते थे कि कोई तो स्टूडेंट आए और इंजीनियर बनने की कोशिश करे, हमारे पास आके पढ़ ले, आ जाए कॉलेज के अंदर। कोई कंपटीशन नहीं। आईआईटी की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बात कर रहा हूं सिंपल बी की, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले आप। लेकिन मेडिकल में डिफरेंट कंडीशन थी। मेडिकल में जो है वो सीटें कम थी, तो मेडिकल के लिए मारामार थी, आज भी मारामार है। पर वही बात है कि जब कंपटीशन, इतने कॉलेज खुल जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कंपटीशन जो है वो नील हो जाएगा। सारा खेल रिसोर्सेस का है, कितना रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है और उसके लिए कितने जीव कॉम्पीट कर रहे होते हैं। तो प्रकृति में जब हम बोलते हैं कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब है कि अनलिमिटेड फूड सप्लाई है और अनलिमिटेड रहने को जगह है। ठीक है, क्लियर। अब सबसे बड़ी बात यह कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ये लगातार बढ़ता हुआ कर्व है। अब आपसे मैं पूछूं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जांपल आपको कहां देखने मिलेगा, तो आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाया हुआ है मैंने। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने पढ़ा हुआ है कि जो फर्मेंटर होते हैं, सुनना मेरी बात को, और ये कई सारे चैप्टर को मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपस में, जो हमने पढ़ा हुआ है माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में, कि जो बायोलॉजिकल फर्मेंटर होते हैं, जहां पे हम फर्मेंटेशन क्रियाएं करते हैं, उसमें लगातार हम गैस प्रोवाइड करते हैं, स्टीरिंग, उसके जो है वो स्टीरिंग जो कंटेंट होता है उसको लगातार घुमा रहे होते हैं और लगातार फूड सप्लाई कर रहे होते हैं और ओल्ड कल्चर को बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ताकि माइक्रोब लगातार ग्रो करता रहे। तो याद रखिए, जो बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं ना, जिनमें हम फर्मेंटेशन रिएक्शन कर रहे होते हैं, वहां लगातार हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ओल्ड न्यूट्रिएंट को बाहर निकाल, ओल्ड एग्जॉस्टेड न्यूट्रिएंट को, जो न्यूट्रिएंट यूज हो गया उसको बाहर, वेस्टेज को बाहर निकाल रहे होते हैं, लगातार न्यूट्रिएंट, लगातार ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिससे कि बैक्टीरिया लगातार बगैर रुके ग्रो करता रहे। वहां ग्रोथ कर्व मिलेगा जे शेप। पर नेचुरल प्रकृति में क्या होता है? प्रकृति में अपनी एक जो है वो इन्वायरमेंट का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। प्रकृति में जो इन्वायरमेंट है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो कैसे? अब कई सारे देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर जो आपकी नेचुरल ग्रोथ में जो है वो बाधा बनते हैं। तो मतलब ये कि प्रकृति में यदि नेचुरल कंडीशन में हम बात करें तो कोई एक जगह है, उस जगह पर कितने जीव रह सकते हैं, ये उस जगह के किस चीज पर डिपेंड करता है। एक तो फिजिकल स्पेस कि वहां रहने की जगह कितनी, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना फूड वहां पर अवेलेबल है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है,
मतलब यह है कि कोई भी हो, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर फूड जो है उसकी एक अपनी एक निश्चित क्वांटिटी होगी और एक रहने की जगह जगह जो फिजिकल स्पेस है उसकी भी अपनी एक सीमा रेखा होगी। मतलब हर जोन की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी वर्ड का मतलब होता है कि क्षमता, कि प्रकृति में कितनी क्षमता है, कितने लोग जीवों को वो भोजन प्रोवाइड कर सकती है, कितने जीवों को वो रहने को जगह प्रोवाइड कर सकती है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे घर में मान लो मेहमान आ गया, हम 4 लोग घर में रहते हैं, ठीक है, 5वां एक आदमी आ गया, उसको भी खाना खिला दिया हमने, 10 लोग आ गए, चलो ठीक है, 10 लोगों को हमने घर में जो है वो खाना खिला दिया। लेकिन यदि आपके घर में जो है वो 200 लोग हो जाएं तो आप बोलोगे भैया 200 लोगों को तो खाना खिलाने के बर्तन ही नहीं हमारे घर में, 200 लोगों को हम अपने घर में बिठाएंगे कहां? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई 200-300 लोग यदि आ रहे हैं तो आप बोलोगे कि भाई हम अपने घर के ड्राइंग रूम में 300 लोगों को बिठाकर खाना नहीं खिला सकते, ना इतना हमारे पास खाना पकाने का अरेंजमेंट है, ना इतने बर्तन है खाना सर्व करने के लिए, ना इतनी घर में जगह है कि 300 लोगों को हम घर में बिठा लें। तो आप क्या करोगे? आप एक टेंट वाले से बात करोगे, एक टेंट आप ले लोगे। भाई टेंट में अपनी एक लिमिटेड स्पेस है, टेंट खाने वाला पूछेगा आपसे कि बर्थडे पार्टी है, हाँ कितने लोग आएंगे? आपने कहा 300 के आसपास लोग आएंगे। अच्छा ठीक है, तो हम 350 का प्रबंध रखते हैं, वो बोलेगा ना, मतलब उसने लिमिट बता दिया कि 350 लोगों का खाना बना के रखूंगा मैं। आपने कहा ठीक है। अब वो पार्टी में आ गए 1000 लोग, तो क्या होगा? फूड खत्म हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे खाना नहीं है, खाना नहीं है, कैसी पार्टी है, किस तरह का अरेंजमेंट है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन की अपनी एक कैपेसिटी थी कि उस टेंट में 300 लोग सेट हो सकते थे, 1000 लोग इन्वाइट कर लिए आपने, सबके सब आ भी गए और वो तो प्रॉब्लम हो गई। अब यहां पे खड़े होने भी जगह नहीं है, खाना भी नहीं है अवेलेबल यहां पे, तो क्योस हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉब्लम तो हो गया, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कुछ लोग वहां से चले जाएंगे, है ना, कुछ को फूड मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। होगा या नहीं होगा? वी कैन इमेजिन दैट सीन। तो हमने कहा कि वैसे प्रकृति में प्रकृति की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है कि कितना फूड हम तुमको प्रोवाइड कर सकते हैं, जीवित जीवों को, एक पॉपुलेशन को कितना फूड मिल सकता है, कितना रहने को जगह मिल सकती है, वो उसकी अपनी सीमा है। अब ये कैरिंग कैपेसिटी आपसे मैं पूछूं कि बताइए डेजर्ट मरुस्थल की कैरिंग कैपेसिटी और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी में किस बात का बड़ा डिफरेंस है? आप बोलोगे सर जगह तो जो है मरुस्थल में भी बहुत सारी है, जो डेजर्ट है डेजर्ट में भी खूब सारा लैंड एरिया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी खूब सारा लैंड एरिया है, लेकिन एक बात का फर्क है प्रोड्यूसर का, फूड बनाने वाले का। जो डेजर्ट है वहां पर गिने चुने प्लांट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, छोटी हाइट के प्लांट हैं, अधिक प्रोडक्शन नहीं करते वोट के, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में घना जंगल है, हरे पौधे हैं। तो कहां फूड अधिक है? फूड अधिक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो कहां पर पॉपुलेशन जीवों की आपको अधिक मिलेगी? कहां पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पॉपुलेशन आपको अधिक मिलेगी। क्लियर? देखो बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एकदम दिल में से समझना है इसको, कि ये हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कई बार हम चीजों को ऐसे रटने के लिए कि याद कर लेना, ऐसे पढ़ते नहीं। मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट कहना क्या जा रहा है आपसे? वो कह रहा है कि हर प्रकृति में कोई भी जगह हो वहां पे अपनी एक सीमा होती है फिजिकल स्पेस की, अपनी एक सीमा होती है अवेलेबल फूड की, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसीलिए एक लेवल के बाद ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो वो जिस पार्टी का हमने जिक्र किया था वहां पे पहले 100 लोग आए, पहले 100 लोगों को बढ़िया खाना मिल गया, खड़े होने को जगह, बैठने को जगह मिल गई, कुर्सियां मिल गई, यहाँ पे 300 कुर्सियां लगी हुई थी, बैठ गए आराम से लोग बैठे खाना खाया के। अगले 100 लोग और आए तो हमने तो 350 लोगों का प्रबंध किया था, वो भी सेट हो गए। अगले 100 आए वो भी सेट हो गए, अगले 50 आए वो भी सेट हो गए। अब 350 के बाद जो आदमी आ रहा है, खाना भाई साहब खत्म हो गया। ऐसी किसी पार्टी है, कहां बैठे हैं हम, चलो देख ही लेते हैं फंक्शन में क्या चल रहा है, बैठने को जगह भी नहीं है, खड़ा हुआ बेचारा। फिर और लोग, अब उसके अलावा जो लोग आ रहे हैं क्या होगा? जगह ही नहीं मिलेगी बैठने की, ना फूड मिलेगा उनको। ये कब पॉसिबल है? जब शुरू के 10 लोगों ने खाना ही नहीं खाया और वो उठ के चले गए, तो उनकी जगह पे दूसरे 10 लोग आ गए, तब तो पॉसिबल है, थोड़ा थोड़ा मिल पाएगा किसी को। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अब यहां पर जो है वो एक व्यवस्था फेल हो गई यहां पे। बिल्कुल वैसी प्रकृति में होता है, प्रकृति में भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है एक लेवल के बाद में। और क्योंकि किस चीज के लिए होता है? वो फिजिकल स्पेस के लिए होता है और फूड के लिए होता है। ठीक है, इसलिए ग्रोथ कर्व अनलिमिटेड नहीं बढ़ पाता है, वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। ठीक है,
अब हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। मतलब ये है, इसे बोलते हैं आप लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लॉजिस्टिक ग्रोथ के ग्रोथ का? भाई सिंपल सी बात है कि हम जब आप कभी देखा किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी उद्योग में, इंडस्ट्री में जो है एक वर्ड होता है लॉजिस्टिक्स। माल रखने की जगह, कितना माल है आपके पास में, कितना सामान है आपके पास में, दैट इज द लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब कहता है कि ये एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज, उस पर निर्भर करता है। जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बोलता है कि हमारे पास तो अनलिमिटेड सप्लाई है, हम तो लगातार पॉपुलेशन को ग्रो करेंगे। तो वो जे शेप ऊपर बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो जे शेप ऊपर बढ़ेगा, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जे शेप ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। एक पॉइंट के बाद वो ग्रोथ जहां पे कैरिंग कैपेसिटी मैच करेगी वहां पे ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? देखिए, तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आई कि दो प्रकार के पॉपुलेशन के यदि हम ग्रोथ कर्व को समझने की कोशिश करें, पॉपुलेशन के यदि हम ग्रोथ कर्व को समझने की कोशिश करें, तो दो प्रकार के कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। और हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझने, इनसे जुड़े हुए फॉर्मूले क्या होते हैं उनको देखना है हमें, क्या डेरिवेशन उन फॉर्मूलेस के उनको भी हमको समझना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं चीज को। अब मैंने आपको बताया लॉजिस्टिक कर्व में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो थी कैरिंग कैपेसिटी के। और कैरिंग कैपेसिटी क्या शो करती है बेटा? ये वहां के अवेलेबल रिसोर्सेस को बतलाती है, कितना फूड और कितना वहां पर फिजिकल स्पेस अवेलेबल है। उस पॉइंट के ऊपर फिर ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो ये दिमाग में, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, दिमाग में डालने के कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है, जे शेप होता है, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है, वो सिग्मॉइड होता है, एस शेप होता है के, और एक पॉइंट के बाद जो है ग्रोथ आगे नहीं हो पाती है, और दैट पॉइंट इज द कैरिंग कैपेसिटी पॉइंट। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो हम ये बात समझ गए यहां पे। तो ये कैरिंग कैपेसिटी इज दी लिमिटिंग है, तो यहां पे रिसोर्सेज लिमिटिंग फैक्टर बनकर उभरते हैं, और उसके बाद ग्रोथ आगे नहीं हो पाती। तो मैंने अलग अलग प्रकार से आपको इस ग्राफ को दिखाया ताकि आप पहचान सकें एग्जाम में इसको। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, तो मैंने कहा ना बेटा, ये है कैरिंग कैपेसिटी, यहां पे ग्रोथ रेट डिक्रीज आएगा, जब तक रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे ग्रोथ लगातार बढ़ रहा होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ग्रोथ जो है रुक जाएगा। मतलब ये कि इस ग्रोथ कर्व के भी तीन हिस्से होंगे, कि एक होगा लेग फेज होगा इसका, एक होगा लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज होगा, एक होगा स्टेडी फेज, स्थिर प्रावस्था होगा इसमें। ठीक है, मतलब इस ग्रोथ कर्व के भी तीन हिस्से होंगे, जिसे हमने बैक्टल ग्रोथ कर्व देखा था। मैंने कहा आपसे कि लेग फेज में क्या होगा, शुरू में आपको धीमी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, लॉग फेज में को बोलेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फेज बोलेंगे, तेज ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, और जब कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा ये, तब रिसोर्सेज के लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होगा, तो यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ होगी, यहाँ पे स्थिर प्रावस्था होगी। जितना ग्रोथ रेट होगा उतना ही डेथ रेट होगा यहाँ पे। तो एक प्रकार से एसिम्प्टोट की कंडीशन आ जाएगी, यहां पर ग्रोथ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाएगा, पॉपुलेशन आगे अब नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, चलिए, तो पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और ग्रोथ मॉडल्स, डज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विथ टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न? देखिए, पूछ रहा आपसे वो, क्या किसी पॉपुलेशन को यदि हम समय के अनुसार हम देखें, उसकी वृद्धि को देखें, उसका अध्ययन करें हम टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या कोई हमें स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल पैटर्न देखने मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास सामने यहां पर दो पैटर्न है, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पैटर्न है, दूसरा पैटर्न हमारे पास जो है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ का पैटर्न है। ठीक है, वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिंडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal populations in nature behave the same way or show the some resistance on growth. ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है कि हम इस बात को लेकर बड़ी चिंता में हैं कि हमारी कंट्री के अंदर भी ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इस बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन को हमें जो है वो रिसोर्सेज उपलब्ध कराने होते हैं। जो नौजवान हैं उनको नौकरियों का अरेंजमेंट करना पड़ता है उनके लिए, कि कहां से काम करेंगे, क्या काम करने मिलेगा उनको, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमको जो है हर पॉपुलेशन के हर व्यक्ति को बेहतर हेल्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसे हमें फूड इंश्योर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारी कंट्री के लिए ऊपर एक बड़ा सा बोझ होती है, और इस बोझ से कंट्री का इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखकर जो है वो इतने चिंता में पड़ जाते हैं, तो सोचिए यदि दुनिया में सारे एनिमल की पॉपुलेशन ह्यूमन के समान लगातार बढ़ती चली जाए तो क्या होगा, कि एलिफेंट की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, कि पूरे में आसाम के अंदर एलिफेंट सब जगह एलिफेंट दिखाई पड़ रहे हैं। टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें तो इमेजिन करते हैं गुजरात के गिर में टाइगर हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में हो गए टाइगर वो, पर ऐसा तो नहीं हुआ।
कहीं भी आप जाएं, यदि दुनिया, सोचिए कोई ऐसा वक्त आ जाए, प्रकृति में कोई ऐसा घटना घट जाए कि कोई भी जीव जो है उसकी मृत्यु ना हो, वो अपने पूरे जीवन काल तक से रहे, हर जीवित जीव का जो जन्म हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हो, वो सर्वाइव कर जाए, वो पूरे टाइम जो उसका लाइफ स्पान है पूरा सर्वाइव करे, तो क्या होगा, एक बड़ा घनघोर कंपटीशन होगा, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा यहाँ पे, मनुष्य के साथ में, मनुष्य का दूसरे एनिमल के साथ भी होगा। इमेजिन कीजिए कि एलिफेंट की पॉपुलेशन यदि जो है बड़ी सारी हो जाए, तो आपने जो खेतों में फसल लगा रखी है, वो फसल जहां से वहां निकलेंगे, पूरा खेत खत्म। जब वो फसल खा जाएंगे तो आप क्या खाएंगे? मतलब ये कि ये तो हम बड़ी चिंता वाली बात हो गई है कि यदि हम एनिमल की पॉपुलेशन जो है वो लगातार जे शेप कर में, आज यदि हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ रही है, क्योंकि हम मनुष्य ने अपने इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस से निपटने के तरीके खोज लिए हैं। अब वो क्या होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे हम पहुंचे, हमने कहा कि वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा सभी एनिमल के साथ होने लगे कि सबकी ग्रोथ लगातार बढ़ती चली जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, देखिए यदि आप ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें आप, तो आप पाएंगे कि मनुष्य का जो ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इट इज राइट नाउ जिस अवस्था में हमें, वहां पर ये एक्सपोनेंशियल है, यानी पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है, लगातार कुछ सालों में जनसंख्या जो है उसमें 1 बिलियन लोग और आकर जुड़ जाते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि कारण यह है कि मनुष्य ने जो है बीमारियों पर जीतना सीख लिया है, मनुष्य ने बेहतर कंडीशन क्रिएट कर लिए हैं, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस से निपटने का तरीका खोज लिया है। ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु से जीत गए, मृत्यु तो आज भी होती है, लेकिन आज जितने जीवित जीवों का जन्म होता है, बच्चों का जन्म होता है, अधिकांश बच्चे सर्वाइव करते हैं, अधिकांश ह्यूमन बीइंग जो है वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हमारे पास बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज है। और होना क्यों नहीं चाहिए, होना ही चाहिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मनुष्यों का फिर क्या होगा सर? अभी जब आप 2050 में आप बोल रहे हैं कि 2050 के आसपास हमने कहा कि तकरीबन 2025 के आसपास आपने कहा कि जो है वो पॉपुलेशन बढ़ के 7 बिलियन, सुपर 8 बिलियन, 9 बिलियन ऐसे निकल जाएगी पॉपुलेशन, तो क्या होगा? देखो आज 2020 में भी जो है वो मनुष्य ने जो है वो ये खोज सोचना शुरू कर दिया है कि ओवर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम कहां जाकर रहेंगे। कि कुछ लोगों ने जो है समुद्र के अंदर जो है ऐसे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है कि हम ओशियन के अंदर जाकर जो है वहां पर भी घर बना पाएंगे हम। ठीक है भाई, आपका घर का एड्रेस क्या है? पैसिफिक ओशियन के में 1000 मीटर ऊंचाई पे राइट मार लेना, मेरा घर आ जाएगा। अच्छा, समुद्र में जाकर रहोगे अब तो क्या बनाएंगे? टनल, कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ ने बोला कि देखो ऐसा है, समंदर में जाकर तो वो लोग रहेंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्पेस को, तो तुम कहां रहोगे? देखो हमारा एक बंगलो है वो है मार्स पर, और दूसरा बंगलो है वीनस पर। ठीक है, कभी आना, वीनस पर मेरा बेटा रहता है, मार्स पर मैं रहता हूं। दैट मे बी पॉसिबल। आप बोलोगे अरे सर कैसे मजाक कर रहे हो आपके। अच्छा बताइए, आज जो कुछ भी हो रहा है ये आज के 1000 साल पहले हम किसी आदमी को बोलते तो वो यही बोलता, हम खा मजाक क्यों कर रहे हो, यही बोलता ना वो। और पहले जाते 10,000 साल पहले जाके बोलता है यार हम तो खेती वेती कर रहे, गेहूं में उगा रहे, सीख रहे कौन सी फसल खाएं कौन सी नहीं खाएं, तुम कौन सी बातें कर रहे हो। ये होता क्या है मार्स, होता क्या है वीनस? ये तो हम नहीं जानते कि क्या होगा। आज इलोन मस्क ने वो रॉकेट बना लिया है जो स्पेस में जाता है वापस आ जाता है। पहले रॉकेट जाता, जाने के बाद खत्म हो जाया करते थे, अब वो लौट के आता है वापस। ठीक है, धीमे धीमे हम स्पेस ट्रेवल की ओर बढ़ रहे हैं। तो मनुष्य तो जो है वो मानकर चलिए आप कि ह्यूमन बीइंग जो है वो आने वाले समय का जो मनुष्य होगा वो इस प्लेनेट के से और प्लेनेट खोज खाज के बना के नकली मकली सब बना बुनो के वो अपनी कॉलोनी आएगा। वो कि हमारी कॉलोनी लॉन्च हुई है मार्स के ऊपर, घर लेना है आपको। बोलेंगे अच्छा तुम कहां जा रहे हो? रिश्तेदार सारे कहा रहते हैं, अरे वो सलम है ना। कौन सा सलम है? अर्थ। अच्छा तुम अर्थ से हो? अच्छा देखो, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से बच्चा जो है ग्रो किया है। देखो अर्थ से आदमी आया है यहाँ पे, देखो संघर्ष की कथा, देखो अर्थ से वो स्पेस में आके उसने काम कर रहा है। अच्छा ऐसा भी, तो ये जो कल्पनाएं हैं ये आज हमें कल्पनाएं लगती है, लेकिन कभी ये सच्चाई हो सकती है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, वैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि आने वाले 100 साल 150 साल के बाद में रिसोर्सेस के लिए इतना स्ट्रगल होने वाला है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है वो बड़ा सफर करना पड़ेगा। तो तरीका वही है कि मनुष्य ने तो की प्रकृति वही रही कि उसने खोज लिया है उसने चीजों को। और ठीक है, तो देखिए आप
जो मैं कह रहा हूं उसका आप गंभीरता का अंदाजा लगाइए कि 1800 में ह्यूमन पॉपुलेशन थी 1 बिलियन के, 1900 में हुई वो, 1927 में हुई वो 2 बिलियन, 1960 में हुई वो 3 बिलियन, 74 में 14 साल 4 बिलियन, 87 में 5 बिलियन, 1990 में 6 बिलियन, 2012 में 7 बिलियन, 2024 में होगी 8 बिलियन, 2048 में होगी 9 बिलियन। आप देखते रहे लगातार लगातार पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और ये बढ़ती पॉपुलेशन, आप सोचिए ना, जितने रिसोर्सेज इन जो है वो 3 बिलियन लोगों के लिए थे, अब वही रिसोर्स जो है वो लगातार हम रिसोर्स यूज भी कर रहे हैं, तो जब 9 बिलियन पॉपुलेशन होगी तो क्या हाल होगा, ठीक है। तो पहले तो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन उठे इस बात को लेकर कि तब क्या करेंगे। तो देखो, अभी हमको पहले समझना यह है कि प्रकृति में ह्यूमन बीइंग जो है, मैंने कहा ना मनुष्य तो जो है वो डिफरेंट टाइप का एनिमल है कि जो परिस्थितियों से पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैंने कहा ना कि हम तो स्पेस भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमारा जो मतलब हम का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि दुनिया के सारे एनिमल सर्वाइव करने लगे तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी और वो क्यों सर्वाइव नहीं कर पाते, इस पर भी मैं फोकस करना, क्योंकि हम केवल और केवल पॉपुलेशन में ह्यूमन पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे एनिमल्स की पॉपुलेशन को हम अलग अलग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर। रिसोर्सेस, फूड एंड स्पेस। मैंने कहा जब मैं कहता हूं रिसोर्सेस का मतलब पैसा नहीं होता है, जब मैं कहता हूं रिसोर्सेस का मतलब लग्जरी नहीं होता है, यानी प्रकृति में जीवित जीवों के लिए जो रिसोर्स है वो क्या है, वो है बेटा फूड और हैबिटेट, स्पेस के खाने को जगह चाहिए, खाने को जो है भोजन चाहिए और रहने को जगह चाहिए, ठीक है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेंडेड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन के, किसी भी पॉपुलेशन को लगातार यदि बढ़ते जाना है तो उसके लिए पहली कंडीशन तो यह है कि रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, फूड अवेलेबल होना चाहिए और रहने को जगह अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। आइडियली व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, आदर्श अवस्था में जब किसी भी हैबिटेट के अंदर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, रहने को पर्याप्त जगह हो, खाने को पर्याप्त भोजन हो, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number। तब प्रत्येक प्रजाति में जो है वो ये क्षमता होती है कि वो लगातार इस रेट से रिप्रोड्यूस करती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है उसके। और as Darwin observed while developing his theory of natural selection, तो डार्विन ने कहा, जब नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को बनाया उन्होंने, तो उन्होंने यही कहा था, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में यही कहा था कि प्रकृति में हर एक जीवित जीव में अपना रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाने की प्रचुर क्षमता होती है। सबसे धीमी गति से रिप्रोड्यूस करने वाला एलिफेंट भी जो है वो यदि लगातार रिप्रोड्यूस करता रहता है और अपने उसका पूरे के पूरे एलिफेंट जीवित रहते हैं तो वो भी धरती को ढक सकता है, पूरी अर्थ पर हो सकता है वो, ठीक है। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन के, तो याद रखिएगा यदि रिसोर्सेज, कंडीशन देखिए, यदि व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, जब आवास में जो है जो भी आपके फूड है, स्पेस है, वो अनलिमिटेड होगा तो पॉपुलेशन लगातार ग्रो करेगी। क्लियर? देखिए दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और देखिए लीनियर ग्रोथ होती है वो अर्थमेटिक पैटर्न में होती है, ठीक है, जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो एकदम फास्ट होती है, ओके। तो उसमें क्या होता है, मैंने कहा इनिशियली स्लो ग्रोथ होगी, फिर बाद में रैपिड ग्रोथ होगी। तो आप देख रहे हैं दिस इज ए लॉट ऑफ ग्रोथ, दिस इज द टू लिटिल ग्रोथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ये शो करता है, ठीक है। अब माल्थस नाम के साइंटिस्ट का बोलना यह था, माल्थस का जो ऐसे था वो पॉपुलेशन के ऊपर था, माल्थस का जो ऐसे था वो पॉपुलेशन के ऊपर था, जनसंख्या के ऊपर था। इन्होंने कहा था कि जो फूड है, फूड की ग्रोथ होती है लीनियर पैटर्न में, अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल पैटर्न में होती है, ठीक है। इसीलिए जो फूड होता है वो पॉपुलेशन को लिमिट करने में रोल प्ले करता है, और इसी आधार पर जो है वो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को दिया फिर, ठीक है। अब सुनिए बात, अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, ये जो बातें हम कर रहे हैं क्या ये सिर्फ कल्पनाएं हैं कि कोई इसका रियलिटी में, कोई वास्तविकता में कोई एग्जांपल भी है इसका? तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल इसका देता हूं कि एग्जांपल ये है कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में, सुनिएगा सच्ची कहानी है, ठीक है,
रियल स्टोरी है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ब्रिटेन के लोग, जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को खोजा गया तो कुछ ब्रिटिश लोग वहां पर व्यापार करने पहुंचे और उन्होंने कहा चलो इस यहाँ पे आइस जो है तब उस समय ग्रेट ब्रिटेन जो था वहां से कुछ लोगों को वहां पे शिफ्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो उन लोगों ने कहा कि देखा जाकर ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफरेंट टाइप का पूरा क्लाइमेट था, तो वहां पे कंगारू मिलते थे और वहां पे कोई भी एनिमल जो आपको यहाँ पे इंग्लैंड में देखने मिलेगा, आपको अफ्रीका में देखने मिलेगा, एशिया में देखने मिलेगा, वैसे एनिमल आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने नहीं मिलते थे। तो उन लोगों को ने कहा कि भाई काम करते हैं, कुछ सुंदर से अच्छे से एनिमल लाके छोड़ देते हैं जंगलों में ताकि वो ग्रो करेंगे। तो वो 24 रैबिट को लेके आए, वो 24 रैबिट, व्हाइट रैबिट, खरगोश था, सफेद वाला खरगोश, लाल आंखें होती है, व्हाइट रैबिट होता है। 24 रैबिट लेके आए, उन्होंने कहा कि भाई इन रैबिट को हम अब पालते हैं और उन्होंने अपने पास पाला। जब रैबिट की संख्या थोड़ी बढ़ गई, उन्होंने कुछ रैबिट को जंगलों में छोड़ दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर रैबिट को खूब खाने को घास मिला। पूरा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, दूर दूर तक कोई उसे खाने वाला नहीं है वहां पे, कुछ की एनिमल थे ही नहीं वहां पे, केवल प्रोटोथीरिया और जो है वो आपको जो है वो मेटाथीरिया एनिमल थे। मतलब वहां पे कंगारूज मिलेंगे, कंगारूज रैबिट को नहीं खाते। यूथीरिया एनिमल, बिल्ली हुआ, टाइगर हुआ, वो कोई था ही नहीं वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, वहां पर रैबिट को छोड़ दिया गया और गिने चुने 15-20 रैबिट जंगल में छोड़े होंगे उन्होंने। और आपको पता चला कि जब कुछ सालों के बाद उन्हें मालूम चला कि रैबिट की पॉपुलेशन इतनी अधिक हो चुकी है यहां पर ऑस्ट्रेलिया में कि रैबिट पूरी फसल की फसल खा जाते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में रैबिट हैं, आज भी हैं। समस्या इतनी बड़ी हो गई कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रैबिट जो है वो हमारे देश के लिए खतरा बन चुके हैं क्योंकि हमारी फसलों को डैमेज कर रहे हैं, तो हम किसानों को रैबिट मारने पर इनाम देंगे। किसानों ने जो है वो खेतों में जो है उन्होंने जो है वो बिजली के तार लगाए, सब कुछ किया, उन्होंने गोली भी मारी। फिर लोगों के दिमाग में आइडिया आया, किसी ने आइडिया दिया कि देखो रैबिट का नेचुरल शिकारी बिल्ली होती, बिल्ली लाके छोड़ दो। बिल्ली लाके छोड़ी तो बिल्ली ने भी कुछ दिन तक रैबिट खाया, फिर बिल्ली भी बोर हो गई, कितना रैबिट खाएंगे, अब कोई दाल ही दाल खिलाएगा सुबह सुबह दोपहर शाम, तो उन्होंने कहा हमें तो चूहा भी चाहिए। बिल्ली का भी इंटरेस्ट खत्म, इतनी बड़ी संख्या में रैबिट। अब क्या करें? फाइनल डिसीजन ये निकला कि आज भी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो जो मेन टाउन है और जो मेन कंट्री का लैंड का पार्ट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वहां और जहां रैबिट रहते हैं उसके बीच में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, एक बॉर्डर लगा हुआ है कि रैबिट क्रॉस करके यहां ना आ सके। गूगल कीजिएगा रैबिट प्रॉब्लम इन ऑस्ट्रेलिया, बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया रैबिट का। क्यों? प्राकृतिक शिकारी नहीं था उसका, अनलिमिटेड फूड मिल गया उसको, अनलिमिटेड उसको जो है रहने को जगह मिल गई, अब हो गया रैबिट ही रैबिट, चौतरफा रैबिट, सब तरफ रैबिट ही रैबिट हो गया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तो प्रकृति में कहीं पे, मतलब जहां पर भी कोई ऐसा हम देखेंगे, मैंने कहा कोई भी, सोचिए छोटा सा जीव जो है वो इतना बड़ा खतरा बन गया। तो हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की यहां पे। इफ इन ए पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, पॉपुलेशन का साइज क्या है? एन इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। द बर्थ रेट मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा पर कैपिटा, हम जब बर्थ रेट की बात करते हैं तो पर कैपिटा बर्थ की बात करते हैं। और मैंने आपको पर कैपिटा बर्थ और पर कैपिटा डेथ रेट कैसे निकालते हैं इस पर हमने पिछली बार बात की थी। मैंने कहा था कि एक दिए गए टाइम पीरियड में कितने जीवों का जन्म हुआ है और ऑब्लिक इनिशियल पॉपुलेशन, तो उससे हमें बर्थ रेट पर कैपिटा मिल जाता है, ठीक है, याद है ना एग्जांपल। फिर हमने जो है देखा था कि एक दिए गए टाइम में कितने जीवों की डेथ हुई है और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, उसका रेशियो निकालेंगे तो हमें डेथ रेट मिल जाएगा हमको के। तो हमने जो है वो लोटस का एग्जांपल लिया था और हमने जो है वो उसका फ्रूट फ्लाई का एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में। तो पर कैपिटा बर्थ रेट को हम शो कर रहे हैं स्मॉल बी से, ठीक है। पर कैपिटा डेथ रेट को शो कर रहे हैं हम स्मॉल डी से, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन साइज क्या है वो एन के, और हमें मालूम है पॉपुलेशन बढ़ेगी बर्थ रेट से, यानी स्मॉल बी जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा वो, ठीक है, स्मॉल डी पॉपुलेशन को घटाएगा वो। तो पॉपुलेशन एक दिए गए टाइम पीरियड में कितना बढ़ रहा है, ये बी और डी का डिफरेंस होगा। कितना बर्थ हुआ है, कितना डेथ हुआ है, यदि डिफरेंस प्लस में आएगा तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, डिफरेंस यदि नेगेटिव में आएगा तो पॉपुलेशन घट गई है। मतलब 4 बच्चों का जन्म हुआ, 8 लोगों की डेथ हो गई तो पॉपुलेशन 4 माइनस में हो गई। 8 बच्चों का जन्म हुआ, 4 लोगों की डेथ हो गई तो पॉपुलेशन +4 में है ना।
तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि इसका मतलब क्या है, डी एन ऑब्लिक डी टी, तब एक निश्चित समय काल में, एक दिए गए टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन, यदि एक दिए गए टाइम पीरियड का जो परिवर्तन है उसमें कितना पॉपुलेशन में परिवर्तन आएगा, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है द चेंज इन द पॉपुलेशन, कि डीएनडीटी मतलब कितना पॉपुलेशन में परिवर्तन आएगा, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके, कि बी और डी का डिफरेंस कितना है इनिशियल पॉपुलेशन से, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना डिफरेंस है वो, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि बी मतलब पर कैपिटा बर्थ रेट, डी मतलब पर कैपिटा डेथ रेट, तो जो बी और डी का डिफरेंस है बेटा, ये पॉपुलेशन का ग्रोथ बतलाता है, कितना उसमें बड़ा होगा, ठीक है। और इसको हम स्मॉल आर शो करते हैं, स्मॉल आर का मतलब होता है इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, स्मॉल आर मतलब ये बी और डी का डिफरेंस है, स्मॉल आर मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस है, कितना बर्थ हुआ था कितना डेथ हुआ था उसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं उसको हम, ठीक है, क्लियर। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इनिशियल पॉपुलेशन से, तो आपको मिल गया कि इनिशियल पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला सिंपल सा, कोई बड़ा मैथमेटिक्स से सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक दिए गए टाइम पीरियड में कितना पॉपुलेशन में परिवर्तन हुआ, ये डिपेंड करता है कि आपका इंट्रांसिक रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसमें इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज में मैं अपने इनिशियल पॉपुलेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको आ गया, तो आपके सामने फाइनल फॉर्मूला आपके पास में आ गया, ये डी एन ऑब्लिक डी टी इक्वल टू आर एन के। तो ये यहाँ पे क्या है बेटा, डी एन क्या है, ये दिए गए टाइम पीरियड में पॉपुलेशन में होने वाला परिवर्तन है, और वो दिया गया टाइम पीरियड क्या है, वो डी टी है, और टोटल चेंज कितना आया, ये आर एन आया, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हो गई, वो आर एन हो गई, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन में स्मॉल आर क्या शो करता है, इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को शो करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ के। देखिए यदि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो बी की वैल्यू हमेशा जो है वो, देखिए जब बी की वैल्यू डी से अधिक होगी तभी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब बी की वैल्यू डी की वैल्यू के बराबर होगी तो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रहेगी, जब बी की वैल्यू डी की वैल्यू अधिक होगी तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन का साइज घटेगा, ठीक है। तो स्मॉल आर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू फॉर नॉर्वे रेट इज, नॉर्वे रेट, नॉर्वे के चूहे के लिए इसका वैल्यू है 0.015, ठीक है, और फ्लोर बीटल के लिए इसका जो है वैल्यू है 0.12। जाहिर सी बात है कि जहां पर डिफरेंस काफी कम है, मतलब ये कि नॉर्वे के अंदर जो चूहे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ेगी आगे, ठीक है, क्योंकि आर फैक्टर बहुत छोटा है, ठीक है, जबकि फ्लोर बीटल की पॉपुलेशन उनकी तुलना में तेजी से बढ़ेगी क्योंकि आर वैल्यू अधिक है। 1981 में आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इज 0.0205 की हमारा आर वैल्यू 1981 में था, ठीक है। तो करंट आर वैल्यू क्या है हमारा, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको बोला अब ये जो आर वैल्यू हमारा आया है, इस आर वैल्यू को हमने क्या बोला, हमने कहा कि पॉपुलेशन किस दर से एक टाइम पीरियड में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इस आर वैल्यू को, ये आर वैल्यू को बता रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो आर वैल्यू उसे निकाला कैसे, हमने बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, उससे हमें आर वैल्यू मिला, ठीक है, क्लियर। तो हम एक काम करते हैं कि जो हमारा एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन बना के छोड़ दिया, हम उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं कि वर्तमान में, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन से भी एग्जाम में एमसीक्यू बनाकर पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं, फाइंड आउट द करंट आर वैल्यू, कि आज का आर वैल्यू कितना है हमारा, ठीक है, ठीक है, मतलब हमारे, मतलब हम बात कर रहे हैं कि पूरे ग्लोबली हम बात करें, जो है हम ग्लोबली हम बात करते हैं, हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो एवरेज, द एवरेज ग्लोबल बर्थ रेट आज जो है वो एवरेज ग्लोबल बर्थ रेट कितना है, वो है 18.5 बर्थ पर 1000, ठीक है, याद रखिए 1000 पर जो है 18.5 जो है वो क्या है, वो ग्लोबल बर्थ रेट है। और 2000 टोटल पॉपुलेशन इन 2016 के डेथ रेट कितना है, डेथ रेट जो है वो है 7.8 पर 1000, ठीक है। चलिए, तो मतलब हमने क्या किया, ये 2016 के आंकड़े हमारे पास है, जो ग्लोबल आंकड़े जो रिलीज किए गए थे उनके आधार पर बात करें कि देखिए मैं केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं कि पूरे दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन का आर वैल्यू कितना है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यही इसी प्रकार से आप इंडिया का फिगर लेंगे तो आप इंडिया का भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो वैल्यू ऑफ बी कितना आ गया, 18.5 पर 1000 इज द वैल्यू ऑफ, 1000 लोगों पर 18.5 लोगों का बर्थ हो रहा है, ठीक है, ये एक एवरेज होता है,
ऐसा नहीं कि एक कोई किसी का जन्म आधा हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो एक एवरेज निकालते हैं कि 1000 लोगों पर जो ग्रोथ हो रहा है वो 18.5 जो है वो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और डेथ का क्या निकाला उन्होंने कहा 7.8 डेथ एट ऑन 1000 के 1000 लोगों पर हम ऐसा निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं तो 7.8 डेथ हमको देखने मिलती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब चूंकि आंकड़े 1000 में है तो हमने क्या किया, इसको हमने माइनस किया 18.5 को माइनस 7.5, ठीक है। बी माइनस डी किया हमने, कितना आ गया ये आया 10.7 ऑब्लिक 1000, क्योंकि आंकड़े 1000 में रखे इनके, तो आर वैल्यू कितना आया, देखिए आर वैल्यू हमेशा 1000 डिवाइडेड बाय 1000 होता है। यदि आपको मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको 1000 से तो आपको वो बगैर डिवाइड किया हुआ वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कितना हुआ ये आर वैल्यू आ गया 0.0107 इज दी आर वैल्यू प्रेजेंट। प्रेजेंट आज हम जो हमारे पास आंकड़े अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ग्लोबली के हमारी अर्थ पर ह्यूमन पॉपुलेशन का जो आर वैल्यू है वो 0.0107 है वो, ठीक है। क्लियर आई बात समझ बेटा। तो मतलब ये है कि हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने क्या किया, बर्थ रेट लिया हमने जो 1000 में दे रखा था, और हमने जो है वो डेथ रेट लिया वो भी 1000 दे रखा था, हमने दोनों रेट को जो है आपस में माइनस कर लिया, बी माइनस डी किया हमने, तो आर का वैल्यू आ गया सामने, ठीक है। क्लियर। देखिए इतना फर्क पड़ता है आर वैल्यू का कि आर वैल्यू कम ज्यादा होने पर पॉपुलेशन में क्या फर्क पड़ता है। देखिए यदि आर वैल्यू, यदि जितने जितने ध्यान से बात सुनिएगा, जितने जीवों का बर्थ हो रहा है उतने जीवों की डेथ हो रही है, मतलब आर वैल्यू 0 है, आर वैल्यू 0 है, ठीक है। मतलब जितने लोगों को जीवों का बर्थ हो रहा है, जितने जीवों का बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो रहा है, तो आर वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, बी माइनस डी 0 हो गया। तो क्या हो गया, आप देखिए ग्राफ देखिए, अब ग्राफ कैसा है, ये पॉपुलेशन एक लेवल में हमेशा मेंटेन रहेगी, पॉपुलेशन इज ऑलवेज मेंटेन, ये बिल्कुल एक देखो एक लेवल में मेंटेन है पॉपुलेशन, ना बढ़ रही है ना घट रही है, 0 पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, है ना। यदि आर वैल्यू नेगेटिव हो गया, जैसे कि जापान के अंदर क्या हुआ, जापान के अंदर लोगों ने मैरिज करना बंद कर दिया, शादी नहीं करते लोग, खर्चीला होता है, हमें लगता है रहने को जगह कम है, घर अवेलेबल नहीं है, छोटे छोटे जगह पर लोग रह रहे होते हैं। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. आप देखेंगे जापान में कमरे छोटे हैं, घर छोटे हैं, इवन होटल के कमरे आपको लगा कि भाई नॉर्मल हमारे होटल इंडिया के होते हैं उनसे भी आधे साइज के होटल के कमरे, तो सब कुछ छोटा छोटा वहां पे उन्होंने कर रखा है। तो क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत हायर साइड है, लोगों ने जो है, लोगों को लगता है पॉपुलेशन बढ़ने से और दिक्कत होगा, तो लोगों ने जो है वो मैरिज करना बंद कर दिया। बच्चों का मैरिज भी क्या है तो दे डोंट वांट किड्स, तो पॉपुलेशन का रेट क्या हो गया, वो माइनस में चला गया, ठीक है। तो नेगेटिव ग्रोथ हो गया, मतलब वहां पर पॉपुलेशन घट रही है, पॉपुलेशन घट रही है। चिंता में आ गई गवर्नमेंट, सरकार ने बोला भी नहीं भाई आप लोगों का बच्चा होगा हम पालेंगे, हम उसको खाने पीने का सब प्रबंध करके देंगे, 2 बच्चे होंगे हम तुमको जॉब भी देंगे। ये नेगेटिव ग्रोथ में कि पॉपुलेशन का साइज घट रहा है नीचे, मतलब जितना बर्थ कम हो रहा है डेथ अधिक हो रहा है, तो पॉपुलेशन, क्योंकि ओल्डर लोग हैं मरेंगे भी से, डेथ भी होगा आदमी व्यक्ति काट के, तो बी माइनस डी का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, तो आर वैल्यू नेगेटिव में आ गया, पॉपुलेशन घटेगा, ठीक है। अब 0.02 हमने कहा कि ये आर वैल्यू दी 0.02 है, तो इट इज दी, अब क्या इसका मतलब क्या है कि आर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में, तो धीमे धीमे जो है पॉपुलेशन बढ़ेगा के, लो इंट्रांसिक रेट ऑफ इंक्रीज में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा के, और यदि आर वैल्यू हायर साइड होगा तो पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सब इस बात पर डिपेंड करता है कि बी माइनस डी का फर्क कितना है, कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है। ये तो मैंने आपसे कहा था कि एक पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट, नेटिलिटी, डेथ रेट, मोर्टिलिटी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। बी माइनस डी से निकाला हमने इंट्रांसिक रेट और रेट ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ निकाला हमने, और जो पूरी पॉपुलेशन की संख्या को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। The above equation describe the exponential और geometric growth pattern of a population, ठीक है। एंड रिजल्ट से जे शेप कर्व, देखो बेटा लगातार अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे,
ठीक है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही होगी तो क्या होगा, आपको जे शेप कर्व देखने मिलेगा कि व्हेन वी प्लॉट एन, मतलब एन मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, एन इन रिलेशन टू टाइम. इफ यू आर फैमिलियर विथ बेसिक कैलकुलस यू कैन ड्राइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन के. देखो सिंपल सी बात है, जो हमने अभी निकाला है, हमने निकाला था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हमने कहा था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है वो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो ये हुआ, ठीक है ना. इतना पॉपुलेशन में परिवर्तन आ रहा है. यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व जे शेप होगा और लगातार ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है. अब ये कर्व का जो है, इस कर्व का ढाल कि ये देखो, ये जो ग्रोथ पढ़ रहे हैं यहां पर हमने अभी कोई भी नेगेटिव फैक्टर डिस्कस नहीं किया. हमने ना तो हमने कैरिंग कैपेसिटी की बात की, यहां पे हमने कोई भी ऐसा फैक्टर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकता उसकी बात हमने यहां पर नहीं की, ठीक है. यहां पर केवल एक चीज देखिए हमने यहां पे कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व है उसमें बी और डी का डिफरेंस, जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है आर जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, और आर का वैल्यू जितना बड़ा होगा पॉपुलेशन उतना तेजी से ऊपर बढ़ेगी, ठीक है. तो जो स्लोप है कर्व का जो स्लोप है, इट डिपेंड्स अपॉन दी आर वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है. क्लियर. देखिए तो जो हमने कैलकुलस में इक्वेशन कन्वर्ट किया तो आया एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी, ई पावर आर टी के. तो अब बेटा देखो ये इक्वेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है. वैसे आप तो फिजिक्स लगाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं आपके, तो आपको ये इक्वेशन बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं इसमें. एन टी क्या शो करता है, वो शो करता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, यानी दिए गए टाइम टी के बाद में पॉपुलेशन का डेंसिटी क्या होगा उसे एन टी बोल रहे हैं आपके. और एन जीरो क्या शो करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, यानी जब से हमने कैलकुलेट करना शुरू किया उसको टाइम जीरो बोला हमने, तो एन जीरो मतलब इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, एन जीरो मतलब इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और एन टी मतलब दिए गए टी टाइम के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी एनटी है, ठीक है. आर क्या है यहाँ पे, आर के बारे में मैंने पहले ही बात किया, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज के, ये प्राकृतिक वृद्धि का जो पॉपुलेशन की नेचुरल ग्रोथ का इंट्रिंसिक रेट है जो डिपेंड करता है बी और डी के डिफरेंस पे. बी मतलब बर्थ रेट पर कैपिटा और डी मतलब डेथ रेट पर कैपिटा पर डिपेंड करता है. और ई क्या है बेटा, ई यहां पर है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम के, तो लॉगरिथम का नेचुरल बेस जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज 2.71 के. याद रखिए ई यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू है 2.71, इट इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम. दिस इज द इक्वेशन, दिमाग में रखिएगा इसको, है ना. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनसीईआरटी में भी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, है ना. बोर तो नहीं हो रहे ना. देखो यार ऐसा है कि यहां पर बोर होने का कॉलम नहीं है, क्योंकि ये हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं बेटा इकोलॉजी के, और यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना. अब आपको लगता है कि मैंने अभी हाल ही में देखा कि कुछ बच्चों को लगता है कि सर अपनी क्लासेस थोड़ी सी जो है लंबी लंबी हो रही हैं, थोड़ा सा हम बोर भी होते हैं कई बार. तो देखो ऐसा है कि यदि आप मुझसे बोर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं पूरे समय मनोरंजन करता रहूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो सीरियस कंसर्न है. हम पढ़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, एक मुद्दा गंभीर है यहाँ पे. तो यहाँ पर जहां जहां हमें लगता है एग्जाम्पल में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने कुछ लाइट बातें आपसे शेयर कर दी है, तो वो बातें हमारे काम की यूटिलिटी के याद रखने में हेल्प करती है हमको. कुछ मोटिवेटिंग बात हमने बीच में कर ली तो वो भी एक पॉजिटिव चीज होती है. लेकिन आप चाहें कि मैं आपसे वैलेंटाइन डे के ऊपर बात करूं, मैं आपसे बात करूं जो है वो कि आज माहौल कैसा है, आपसे मैं बात करूं जो है वो कि और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है कैसे, के मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, क्योंकि उसमें क्या होता है वक्त सबका खराब होता है. और सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा कि हम कमांडोज हैं, हम साधारण स्टूडेंट नहीं है. बायोमेंटर से जुड़ा हर स्टूडेंट जो लेक्चर देखता है, फॉलो करता है, वो एक कमांडो है, और जो हमारा सब्सक्राइबर है वो हमारा ऑफिशियल कमांडो है, जो डीपीएस भी सॉल्व करता है, परफॉर्मेंस शेड्यूल पढ़ता है, कि जो बकायदा क्लोज कंटेंट रहता है वो हमारा ऑफिशियल कमांडो है. तो कमांडोज जो होते हैं वो हमेशा जो है वो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कोई जो है पार्क में घूमने निकले तो हम जो है हर जगह मनोरंजन ढूंढते फिर रहे हैं, कि ये नहीं है. हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं हम लोग, कि हम देखते हैं यदि आपने किसी लड़के ने किसी हमारे कमांडो गर्ल को जो है कोई ऐसी कमेंट लिखा जो ठीक नहीं है कमेंट, हमको ऐसा लगता है कि ये इस तरह के डिस्टर्बेंस एक तरह का, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, बोले बगैर ब्लॉक करते हैं, अगली बार वो कमेंट ही नहीं कर पाता है. आप यदि सोच रहे हैं ना कि हम सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे. इनफैक्ट हम बोलेंगे भी कभी नहीं. आपको अच्छा लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगता है आप जो है वो लोगों से शेयर कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत कीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है. क्योंकि हम अपना जमीर नहीं बेच सकते इन चीजों के लिए. हमारा जो है वो है, जैसे हम हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हमें इतना पता है कि हमारे साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन के
मशाल लेके आगे चलने वाले बच्चे हैं। हमें इतना पता है हमारे साथ कमांडोज हैं, साधारण लोग नहीं हैं। और ये कमांडोज जो है ना, उनके अंदर इतना जज्बा है कि दुनिया को बदल देंगे। वही आप है बेटा, वही आप लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। लेक्चर पूरा देखा कीजिए, लेक्चर को समझने की कोशिश किया कीजिए और उसके बाद ही मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि एक दिन मुझे गर्व हो ये बताने में कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे कमांडोज हैं। चलिए, है ना, वापस लौट करते हैं मुद्दे पे। तो देखो, ये क्वेश्चन हम समझ गए कि आप ये क्वेश्चन को, में एनटी का मतलब क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन0 का मतलब क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, और आर मतलब इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अच्छा बताओ, चलो फटाफट, आप भूलना नहीं कि अभी उत्तर करो कमेंट में कि आर क्या है, कैसे निकालते हैं आर, है ना, आर कैसे निकालते हैं बताओ। इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर कैसे निकालोगे बताओ, किसका डिफरेंस है? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बताओ। बी, यस, माइनस डी। बी क्या है बेटा? बर्थ रेट पर कैपिटा। डी क्या है? डेथ रेट पर कैपिटा। के ई क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? ई यहाँ पे जो है नेचुरल लॉगरिथम का बेस है, जिसका वैल्यू 2.71 है, याद रखना दिमाग में, ठीक है। एनी स्पीसीज growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population density and in a short time। के कोई भी प्रजाति, कोई भी, रैबिट का एग्जांपल है, कोई भी स्पीसीज जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज में ग्रो कर रही है लगातार, वो जो है वो छोटे समय में अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुंच जाएगी वो, और लगातार ग्रो करेगी। बट के Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of checks। के यदि जितने एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है, एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड सबसे लंबा होता है, और एलिफेंट का रिप्रोडक्शन रेट भी स्लो होता है, काफी कम होता है, के लोअर साइड होता है। तो ऐसे लो रिप्रोडक्शन रेट के बावजूद एलिफेंट के यदि सभी एलिफेंट जीवित रह जाएं और उनको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलते रहें, तो उनकी पॉपुलेशन भी इतनी हो जाएगी कि वो धरती अर्थ को कवर कर देगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी कहानी बतलाते हैं, चलो हम उस कहानी की बात करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि एक राजा था, ठीक है। देखो ये कहानी एनसीईआरटी की कहानी है, बहुत पुराने समय की बात है। एक था राजा और एक थी रानी। हम रानी को बीच में लेके यहां पे नहीं आएंगे, ठीक है। हमने कहा एक था राजा और एक था उसका मंत्री। एक दिन राजा ने खुश होकर बोला अपने मंत्री से कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम चेस खेलने में, तुम जो है वो शतरंज खेलने में काफी माहिर हो, तुम्हारी दुनिया भर में सब जगह पे चर्चा है, तुम मेरे साथ चेस खेलो, और तुम जैसे से तुम जो है वो चेस खेलोगे और तुम जीत गए, तुम यदि जीत गए तो तुम जो बोलोगे तुमको इनाम दूंगा मैं। तो मंत्री ने कहा ठीक है, मंजूर है, आप जहां पर आप जो बोलेंगे सब मंजूर है। राजा को तो ना कर ही नहीं सकते, नहीं बोलेंगे तो गर्दन काट दोगे भैया, इसलिए हम जो बोल रहे हैं हम मंजूर है हमें। तो ठीक है, चेस का गेम हुआ। बीच में जब राजा हारने की पोजीशन तक पहुंचा, राजा ने मंत्री से पूछा कि बताओ भाई तुम चाहते क्या हो, क्या लोगे बताओ। राजा ने कहा जी राजपाट मांगेगा तो मैं इस गेम को यही रोक दूं। राजा भी होशियार आदमी था, उसने कहा जी इसने राजपाट मांग लिया तो उसको यही रोक देता हूं गेम को, गेम तो पूरा हुआ ही नहीं था। बोलता साहब कुछ नहीं चाहिए था, थोड़ा सा कुछ चाहिए। क्या चाहिए? ये चेस के जो 64 स्क्वायर दिखाई पड़ रहे हैं ना आपको, हाँ तो और क्या करना था? आप कुछ मत कीजिए, एक पहले स्क्वायर में एक गेहूं का दाना रखिएगा, अगले वाले में 2 गेहूं के दाने रखिएगा, तीसरे वाले में 4 गेहूं के दाने रखिएगा। आप पूरे 64 स्क्वायर भर दीजिएगा, इतना अनाज मेरे को दे दीजिए प्रभु, मेरा जीवन तर जाएगा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात। गेहूं का 1 दाना, 2 दाना, 4 दाना, 8 दाना, हाँ दे देंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलो गेम आगे खेलते। राजा ने पूरा दम लगा दिया। मंत्री तो होशियार था ही, चेस का चैंपियन था वो, उस जमाने का विश्वनाथ आनंद था, वो जीत गया। वो बहुत बुरी तरीके से राजा हार गया। राजा ने कहा कि भैया एक काम करो, मंत्री जी ने बहुत छोटी सी डिमांड रखी है, छोटी सी डिमांड। हंसते हुए राजा ने कहा करो पूरा इनका। मंत्री ने कहा कि साहब ऐसा है कि ये इस बोर्ड के ऊपर तो अपन गेहूं के दाने रख नहीं पाएंगे ना, आप बड़े से मैदान में चलो, वहां पे आप 64 स्क्वायर बना दीजिए और उसमें अनाज रखेंगे अपन। राजा ने कहा जरूरत क्या है मैदान की, ये चेस में रखते ना अपन। अरे साहब मेरी बात मान तो लो। ठीक है, बड़े मैदान में गए, खूब बड़े मैदान में गए, वहां पे 64 स्क्वायर बनाया गया, चूने की चौक से बनाया, बाकायदा बनाया गया, उसको लाइनें खींचते हैं चूने से।
अरे कभी हमारे यहाँ पे मंत्री घूमने आते हैं या राष्ट्रपति आता है, अभी डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो क्या होगा कि सड़क किनारे सफेद पट्टियां खींच जाती हैं। ऐसी पट्टी खींच के खेत के अंदर जो है 64 स्क्वायर तैयार किए, बड़े बड़े साइज के। करो डिमांड पूरी करते चलो, ठीक है। गेहूं का 1 दाना रखा, फिर 2 दाने रखे, 4 दाने रखे, 8 दाने रखे, 16 दाने रखे। आप बोलोगे सर ये क्या पागलपन है, इससे क्या मिलेगा इस मंत्री को? अरे क्या मिलेगा, देखो देख लो भाई, खुद ही देख लो क्या मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे राजा का पसीना छूटता चला गया। राजा को लगा अरे 1 दाना, 2 दाना, 4 दाना, 8, 16, 32, 64, 128 दाने, 250 दाने हो गए, 500 दाने हो गए, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 66,000 दाने। राजा का तो आधा सैनिक बल जो है वो दाने गिन रहा था बैठ के, ठीक है। 1,31,000 गेहूं के दाने, 2,62,000, 5,24,000, ठीक है। देख रहे हैं आप, लगातार के मिलियंस में बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला गया। यहाँ पे कि जो है 10 लाख हो गए, 20 लाख के मिलियन में लिखा है यहाँ पे, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कैसे करते करते जो है वो बिलियन है, आंकड़ा पहुंच गया बिलियन तक आंकड़ा। और फाइनली कैलकुलेशन करने में सामने आया, राजा को एक बात समझ में आ गई कि ये मंत्री मेरे को फिर इस बार जो है वो दोबारा से बना दिया है मेरे को, ठीक है। राजा को बड़ा दुख हुआ कि अरे यार हम तो हारे गए, मतलब हम तो एक तो गेम भी हारे, और गेम हारने के बावजूद जो इस टाइम से जो मांगा हमें लग रहा था छोटा सा होगा, राजा ने अपने पूरे राज्य का अनाज मंगाया, उसने घरों से अनाज लेके आए, तब भी कम पड़ गया। 64 खाने नहीं भर पाया राजा। दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देख रहे हैं आप कितना सारा अनाज लगेगा। कहानी का सार यह है कि राजा 2 बार हारा, एक बार तो गेम हारा, अगली बार में अपनी जो उसको इनाम देना था वो नहीं दे पाया, क्योंकि था ही नहीं इतना अनाज, कहां से लाएंगे इतना अनाज। तो ये कहानी यही बतलाती है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस प्रकार से होती है कि आपको शुरू में लगा कि अरे छोटी है, स्लो है, 2 तो हैं, 4 ही तो हैं, 8 ही तो हैं, लेकिन जब वो पहुंचे 1000 से 2000 हुए, अगली बार 2000 से 4000 हुए, फिर आपके 10,000 से 20,000 हुए, 20 से 40 हुए, 1 लाख से 2 लाख हुए, 2 लाख से 4 लाख हुए, 5 लाख से 10 लाख हुए, 10 से जो है 20 लाख हुए, 1 करोड़ से 2 करोड़ हुए, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। रॉकेट के समान आगे बढ़ती है, तेज रॉकेट के साथ। देखिए आप, लीनियर ग्रोथ होगी तो धीमे धीमे आगे बढ़ेगी, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तो देखिए रॉकेट छूट गया है, रॉकेट के समान आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया की रैबिट प्रॉब्लम। हम देख रहे हैं खरगोश पे ऐसे बढ़ते रैबिट। मेरे को अच्छे से ध्यान है कि मैं आपको अपना निजी किस्सा शेयर करता हूं कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, तो हम लोग मध्य प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है, आष्टा करके एक टाउन है जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट के पास में। वहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग थी। मेरे फादर सिविल जज थे, जो होता है ना, सजा देते हैं, चोरी कर लिया किसी ने, कोई क्राइम कर दिया तो जज होता है, तो मेरे फादर जज थे। तो हम लोग को एक घर मिला हुआ था, काफ़ी बड़ा घर था, वो सरकारी घर था। तो उस घर में मेरे फादर को जानवर पालने का बड़ा शौक था। हमारे घर में डॉग थे, हमारे घर में जो है वो डॉग एक नहीं था, हमारे घर में 3 डॉग थे, 2 पामेरियन डॉग थे और एक अल्सेशियन बड़े साइज का जर्मन शेपर्ड बड़ा डॉग था, ठीक है। हमारे घर में जो है वो तोता था, पैरट था, हमारे घर में कुछ चिड़ियाएँ भी थी, हमारे घर में मुर्गा मुर्गी भी थे, हमारे घर में जो है वो रैबिट कसर बाकी थे। तो हमारे फादर ने खरगोश का एक जोड़ा बुलाया, रैबिट के बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, छोटे छोटे सफेद सफेद, इतने सुंदर बच्चे होते हैं रैबिट के कि खिलाने में आपको अच्छा लगता है, तो खिलौने से होते हो। 4 बच्चे हुए, बड़े हो गए। विद इन ए ईयर, 1 या 1.5 साल के अंदर हमारे घर में तकरीबन 25 या 30 खरगोश रैबिट रहे होंगे। फिर पॉपुलेशन उनकी और बढ़ी, तो हमारे फादर ने कुछ रैबिट हमारे गांव में जो विदिशा के पास नेटिव प्लेस था वहां भिजवा दिए। कुछ रैबिट उन्होंने जो है वो किसी फॉरेस्ट वाले को दे दिए, भाई छोड़ दो ये रैबिट कहीं पे, हमारे पास इतने सारे रैबिट हो गए यहाँ पे। ये हमने आंख से देखा है। रैबिट जो है वो बिल बनाकर रहता है अंदर, और जो है रैबिट जो है उसका रिप्रोडक्शन रेट भी काफी हायर सेट होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि घर में उनके खाने के लिए जो खाते थे सब प्रोवाइड किया था उनको।
फूड था, रहने को जगह खूब थी, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली गई। ये तो हमने आंखों से देखा है। इसीलिए जब भी ऑस्ट्रिया की रैबिट प्रॉब्लम के बारे में स्कूल में पढ़ा हमने, तब हमको वो अपने बड़ी कनेक्टेड टाइप की स्टोरी लगी हमको, क्या नहीं ये तो सच में होता है, ऐसा होता है। फिर देखिए, तो अब हम क्या बात करें, हम बात करें यहाँ पे जो है वो कि हमने देखा कि जो ग्रोथ कर्व है कैसा। अब देखो एनसीईआरटी का फिगर 13.6 लिया हमने, जो फिगर ए को देख रहे हैं, व्हेन रिसोर्स रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल के। तो ये जो आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो ये शो कर रहा है, ये सीधी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है आपका, ठीक है। ये आपका डी एन dt इक्वल टू आर एन, ठीक है। ये आपका दिए गए टाइम में पॉपुलेशन में आने वाला परिवर्तन है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है। इस पर बात किया हमने। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे बात कहा था कि इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है वो इतना दयालु नहीं है, वो एडवर्सिटी को प्रोवाइड करता है, इसलिए प्रोवाइड करता है वो क्योंकि कारण ये, अदरवाइज इस सिस्टम, पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है कि यदि आप कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई व्हीकल चलाते हैं, तो उसमें केवल और केवल एक्सीलेटर नहीं होता, उसमें ब्रेक भी होता है, उसके अंदर होता है कि नहीं होता है। यदि ब्रेक फेल हो गए तो क्या होगा, गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ जाएगी और गाड़ी कहीं टकरा जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो ब्रेक वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति भी क्या होती है कि हमारा जो फूड चेन है उसमें शिकारी होते हैं, प्रीडेशन होता है, कंपटीशन होता है, उसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और वो पॉपुलेशन को चेक में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, और ये कैरिंग कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। हम आगे बात करते हैं। देखिए, आप किसी भी पॉपुलेशन की इनॉर्मस ग्रोथ क्यों नहीं होती, किसी भी पॉपुलेशन की लगातार इनॉर्मस ग्रोथ क्यों नहीं होती है, उसके पीछे कारण ये होता है कि देयर आर सम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के, और ये होते हैं, पर मैंने कहा ना, देयर आर सम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, कुछ पर्यावरणीय जो है वो प्रतिरोध होते हैं। वो क्या होते हैं, डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई। जैसे हम देखें मछलियों, हम बात करें मछलियों का एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ में हम देख रहे हैं फिश की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम, यदि मछलियों की संख्या एक लेवल से ऊपर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, फूड सप्लाई कम हो जाएगी, उनमें बीमारियां फैलने लगेंगी, शिकारी अधिक संख्या में बढ़ेंगे, शिकारी उनके पॉपुलेशन को खाने लगेंगे बड़ी संख्या में के, और स्पेस लिमिटेड होगा। तो आप देख रहे हैं जो ऊपर से कई सारे हाथ रखे ना, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को दबा रहे हैं। मतलब ये है कि दिस इज द हाईएस्ट लिमिट, दिस इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ ए पॉपुलेशन के, जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो पते की बात है वो ये यहां पर कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या पर एक प्रतिरोध प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है वो लिमिटेड स्पॉर्म जो लिमिटेड जो है स्पेस के, लिमिटेड स्पेस के फॉर्म में होते हैं। ये जो है वो आपके अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम हो जाएगा उसके फॉर्म में होते हैं। तो एक्चुअली कंपटीशन हुआ, शिकार हुआ, ये सारे फैक्टर होते हैं जो एक पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब ये कि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जो होता है वो जे शेप एक्सपोनेंशियल कर्व को झुका के नीचे लेके आता है। वो कहता नहीं अनलिमिटेड ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, झुका दिया। आप देखिए कि एरो जो लगे, रेड एरो, वो झुका रहे हैं, वो उसको नीचे लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही जीव यहां पर रह पाएंगे। और उस क्षमता को क्या बोला हमने, उस क्षमता को हमने बोल दिया कैरिंग कैपेसिटी, बोला उसको हमने, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहा हमने, ठीक है। देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि एक पॉपुलेशन है, उसमें और जीवों का अपना एक बायोटिक पोटेंशियल है, लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आफ्टर कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिट के बाद पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो गई, यहां पे मतलब पॉपुलेशन का हाईएस्ट लिमिट सेट हो गया यहां पे। हमने कहा यहां पे ग्रोथ रेट जो ड्रॉप टू 0, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, इसे एसिम्प्टोट की कंडीशन बोला है हमने, ठीक है। देखिए बायोटिक पोटेंशियल, ये पूरा जीवित जीव अपने पूरे बायोटिक पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन जब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा तो कंपटीशन लगातार, जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता चला जाएगा, और एक लिमिट होगी जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के जो है वो शो करता है कैरिंग कैपेसिटी। के इज द, के याद रखिएगा बेटा, के शोज द कैरिंग कैपेसिटी के, यानी ये पॉपुलेशन कितना, यानी एक इन्वायरमेंट कितनी पॉपुलेशन को कैरी कर सकता है, इस लिमिट को वो शो करता है, ठीक है, क्लियर। इसे बोलते हैं अब कैरिंग कैपेसिटी। तो देखिए शुरू में ग्रोथ स्लो थी, लैग फेज था, फिर एक्सपोनेंशियल फेज था, ग्रोथ फेज था, यहां पर ग्रोथ तेज हुआ, फिर ट्रांजिशन फेज आया। अब जो है वो पॉपुलेशन
कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच चुकी है। इसके बाद प्लेटू हो गया, स्थिर प्रावस्था हो गई, यानी अब पॉपुलेशन उसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए ऐसा इसके आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की हम, है ना, कि कैरिंग कैपेसिटी का यहां पे अस्तित्व आया। समझ में आ रहा है ना? नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के। याद रखिए, किसी भी पॉपुलेशन के पास में इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर पाए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाए। इसीलिए उस पॉपुलेशन के जीवित जीवों के बीच में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है। दिस लीड टू दी कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस के, और इसका परिणाम, इस कंपटीशन का परिणाम ये होता है कि जो जीवित जीव सबसे अधिक बेहतर होगा, मोर फिटेस्ट होगा, वो सर्वाइव करेगा और वही रिप्रोड्यूस करेगा, और इस प्रकार से पॉपुलेशन के अंदर बेहतर जीवों का नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में कंपटीशन करना पड़ रहा है। जो बेहतर होगा वो सर्वाइव करेगा, जो बेहतर नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, the governments of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth के। अब सरकार को ये मालूम चल गया, गवर्नमेंट को, कि भाई यदि ह्यूमन पॉपुलेशन पर भी हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो हमारी पॉपुलेशन इतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, हमारे पास सड़कें ट्रैफिक से भरी होंगी, खाने को हमारे पास अनाज नहीं होगा, लोगों को करने को कोई काम नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का करेंगे क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन का। चीन ने सबसे पहले इस बात को रियलाइज किया। चाइना ने जो है आज के कई साल पहले वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया। उसने कहा कि एक कपल के एक से अधिक बच्चा नहीं होगा, और एक से अधिक बच्चा हुआ तो आपको कपल को जेल जाना पड़ेगा, भारी जुर्माना होगा और जेल जाना पड़ेगा आपको। तो लोगों ने वहां पे डर गए, तो वहां पे जो है वो वन चाइल्ड पॉलिसी को बड़े स्ट्रांगली अप्लाई किया गया चाइना के अंदर। चाइनीज पॉपुलेशन जो है, यदि वो ऐसा ना करते तो आज चाइनीज पॉपुलेशन जो आज है उससे वो कई गुना ऊपर होती। भारत में जो है पॉलिसी को थोड़ा अलग तरीके से डिसाइड किया गया। भारत, इंडिया में कहा गया कि एक कपल जो है उसको रिप्लेसमेंट, इंडिया ने नेगेटिव ग्रोथ की रिप्लेसमेंट मॉडल को अपनाया। एक मॉडल होता है नेगेटिव ग्रोथ मॉडल। चाइना ने बोला कि दो पति पत्नी है, एक बच्चा होगा, हस्बैंड वाइफ वन किड, मदर फादर वन किड। ठीक है, तो इन दोनों के मरने के बाद एक ही सर्वाइव करेगा। इसकी मैरिज किसी और से होगी, उनका एक बच्चा होगा, ये दोनों के मरने के बाद वो एक बच्चा सर्वाइव करेगा। मतलब पॉपुलेशन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी पहले दो थे, एक हो गया, फिर अगले चार, टोटल चार थे, पहले चार थे, एक लड़का, उसके एक बच्चा हुआ, इनके एक बच्चा हुआ, दोनों का मैरिज हुआ मान लीजिए, फिर दो हो गए, चार दो एक। यानी चाइना ने जो मॉडल अपनाया वो ग्रोथ को टैपर करने वाला मॉडल था कि ग्रोथ को कम करके नेगेटिव ग्रोथ में चले जाएं। इंडिया ने मॉडल अपनाया रिप्लेसमेंट मॉडल कि हस्बैंड वाइफ है, दो बच्चे होंगे, फिर उनके भी दो बच्चे होंगे। ऐसे करके इंडिया ने जो मॉडल अपनाया उसने कहा कि जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को हम रिप्लेस करेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो सरकार बड़ी सीरियस हुई इन चीजों को लेकर, क्योंकि रिसोर्सेज कहां से लाएंगे हम। इन नेचर a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। कि हमारी प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं कि एक निश्चित संख्या में एक पॉपुलेशन को जो है वो सपोर्ट कर सकें, लेकिन उसके ऊपर वो सपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो हाईएस्ट लिमिट होती है उसे बोलते हैं हम प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी, बोलते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं कि, और वो उस प्रजाति के लिए एक हैबिटेट में अवेलेबल होती है। मतलब याद रखिए कि इसका मतलब क्या, देखो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में एक गिवन हैबिटेट में इनफ पर्याप्त रिसोर्सेज होते हैं जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट करते हैं, और इस पॉइंट के बाद में ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है, और इसे हम बोलते हैं प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए हैबिटेट में हमको देखने मिलती है। हर हैबिटेट में कितने जीव रह सकते हैं ये उस हैबिटेट के में जो स्पीशीज है उसकी अपनी, उसके लिए एक अलग कैरिंग कैपेसिटी उससे डिसाइड होगा। याद रखिए, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो सभी स्पीशीज के लिए कॉमन नहीं होती। वो टाइगर के लिए अलग है, वो एलिफेंट के लिए अलग है, वो
क्योंकि हम सभी जीवित जीवों का रिसोर्स लेने का तरीका अलग अलग है। टाइगर जो खाता है अलग तरह का फूड है उसका, एलिफेंट का अलग तरह का फूड है। तो जो अलग अलग इकोलॉजिकल निके होते हैं, तो वो इकोलॉजिकल निके में जहां पर जीवित जीव जो है वो रहता है, जहां पर अपना फंक्शन करता है, वो वहां पर उससे हम कैरिंग कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एक हैबिटेट में जो है वो अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, देखिए कि सरकार ने गंभीर होकर जो है कहा कि नहीं, कई सारे बच्चे नहीं होंगे। अब वन चाइल्ड पॉलिसी को चाइना के अंदर अपनाया गया। ठीक है, और इंडिया में जो मॉडल अपनाया गया वो रिप्लेसमेंट मॉडल था कि हम दो हमारे दो। के हालांकि इंडिया ने चुपचाप से एक मॉडल को उन्होंने प्रमोशन में क्या किया, आप दो बच्चे नहीं दिखाते, वो पति पत्नी और एक बच्चा दिखाते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया ने भी जो है, और आपको तो आज भारत के अंदर महानगरों में देखें, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखें, तो अधिकांश कपल के एक ही बच्चा है, लड़का हो या लड़की हो, वो एक बोलते भाई एक बच्चा सफिशिएंट, इसी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारे अंदर खुद से वो भाव आ गया है कि अब चीजें इतनी महंगी है, एजुकेशन इतना महंगा है कि बहुत सारे बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए टाइम मैगजीन में छपा हुआ है चाइनाज वन चाइल्ड क्राइसिस के, एंड चाइना ने क्या किया, इस पॉलिसी को इतना गंभीरता से अपनाया उन्होंने कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो तेजी से कम होने लगी, और पॉपुलेशन में जो यंग जनरेशन है उसके लोग कम नजर आने लगे। ठीक, आज चाइना इस बात पे फोकस कर रहा है कि दो बच्चे होना चाहिए। चाइना ने जो है वन चाइल्ड पॉलिसी को हाल ही में ड्रॉप किया, उन्होंने कहा कि नहीं भैया अब हम वन चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स कर रहे हैं, आपके दो बच्चे होंगे वो भी बेहतर है। ठीक है, देखिए टाइम मैगजीन का फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, वाई द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन नीड्स मोर पीपल, क्यों दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला नेशन को और लोग चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन नेगेटिव में चली गई उनकी। ठीक है, ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली ए लैग फेज, के शुरुआत में पॉपुलेशन आपको धीमी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, फॉलोड बाय द फेज ऑफ द एक्सेलरेशन, फिर आपको पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, देन जैसे आप कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचोगे ग्रोथ अब स्लो डाउन हो जाएगी, एंड डीएक्सेलरेशन, एंड फाइनली एन एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट बेटा जो है वो नीट में पूछा गया है, IMPA। ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। फाइनली एसिम्प्टोट की कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि यहां पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होगा और वो ऑलमोस्ट कैरिंग कैपेसिटी के बराबर होगा व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी के। तो एसिम्प्टोट की कंडीशन आपको कब देखने मिलेगी बेटा, एसिम्प्टोट की कंडीशन कब देखने मिलेगी आपको, ये तब देखने मिलेगी जब कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी एक लेवल पर पहुंच चुका है। पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुकी हो, मतलब और अधिक पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ सकती है, और मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है जो कि कैरिंग कैपेसिटी को वो टच कर चुकी है। ठीक है, तो यहां पर ग्रोथ रेट ड्रॉप टू जीरो। ठीक है, बर्थ जितना होगा उतना ही डेथ होगा, और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए देख रहे हैं आप, ये क्या है बेटा, इनिशियली ये हो गया है लैग फेज, स्लो ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया है लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया है डिसेलेरेशन, अब ग्रोथ स्लो हुआ यहां पे, एंड दिस इज द एसिम्प्टोट कंडीशन। ठीक, एसिम्प्टोट कंडीशन है, यहां पर ग्रोथ रेट जो है वो एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और जो कैरिंग कैपेसिटी दोनों बराबर हो चुका है। ठीक है, ए प्लॉट ऑफ एन मतलब पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज रिलेशन टू टाइम रिजल्ट ए सिग्मॉइड कर्व के। हमको जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है बेटा, उसमें हमको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखने मिलता है। पहले ग्रोथ स्लो था, फिर तेज हुआ, फिर स्लो डाउन हो गया फिर से वो। ठीक है, दिस पॉपुलेशन टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, वेरी वेरी IMP। ठीक है, अब ये ऐसा मत बोलना कि पता नहीं सर कहां से क्वेश्चन आया था, कि सब लिखा है NCERT के अंदर ही, कुछ भी बेटा बाहर से नहीं है ना, सब NCERT में ही है। पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए, ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें होगा ये कि इनिशियली ग्रोथ होगी स्लो, फिर फास्ट, फिर स्लो डाउन हो जाएगी, और वो एसिम्प्टोट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये है कैरिंग कैपेसिटी, है ना, उसे बोलते हैं बरहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। के और इसका इक्वेशन क्या होता है, अब इस इक्वेशन देखो, हमें इतना पता था कि एक हमारे पास जो एक इक्वेशन था वो ये था dn dt इक्वल टू rn, हमने कहा था ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन था। ठीक है, अब इसमें किसको इंट्रोड्यूस किया हमने कहा भैया ऐसा है कि जो भी इंट्रांसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, जो ग्रोथ का जो इंट्रांसिक रेट है b माइनस डी इक्वल टू r था, तो R अकेला काम नहीं करेगा, यहां पे कैरिंग कैपेसिटी भी यहां पे काम कर रहा है, क्योंकि वो भी डिसाइड कर रहा है पॉपुलेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या किया हमने, इक्वेशन को चेंज किया हमने। ठीक है, यहां पर हमने कैरिंग कैपेसिटी का फैक्टर ऐड कर दिया हमने। ठीक है,
देखिए दिए गए टाइम पीरियड में पॉपुलेशन में होने वाला चेंज, हमने कहा इंट्रांसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर है, एन इनिशियल पॉपुलेशन है ये, ठीक है, और कैरिंग कैपेसिटी के है यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, हमने के माइनस एन ऑब्लिक के लिखा। तो इसने क्या शो किया, एंड व्हाट इज दिस इंट्रोड्यूस, इसको हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑन ए पॉपुलेशन के, ये एक पॉपुलेशन पर कैरिंग कैपेसिटी का इंपैक्ट होता है, ठीक है, क्लियर। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं, एंड बिकम्स लिमिटिंग सूनर और लेटर, और चाहे जल्दी या बाद में देरी से वो एक समय के बाद वो सीमा कारक लिमिटिंग आते हैं, और इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है सबसे अधिक रियलिस्टिक मॉडल है। ऐसा कहा जाता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वे प्रकृति में आपको बहुत कम देखने मिलेगा, लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ इज मोर कनेक्टेड, इसीलिए कोई भी जीवित जीव जो है अपनी जितनी उसकी रिप्रोडक्शन की क्षमता है उससे कम संख्या में वो अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है, ग्रोथ मॉडल के कारण, क्लियर। अगेन अब हम फिर से आगे फिगर 13.6 पर फिर से आगे देखो बेटा, ये तो था हमारा, ये जो था हमारा ये तो था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व था, ये है ना बेटा, ठीक है, डी एन ऑब्लिक डी टी इक्वल टू आर एन के, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व था, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने कहा कि यार ऐसा है कि ये जो फैक्टर के है ये पॉपुलेशन की अपर लिमिट को डिसाइड कर रहा है, तो हमने इसको ऐड कर दिया इसमें। नाउ द इक्वेशन बिकम डी एन ऑब्लिक डी टी इक्वल टू आर एन ब्रैकेट में के माइनस एन ऑब्लिक एन, ठीक है, ये वो फैक्ट, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, क्लियर। तो अब हमें एक बात समझ में, हमको समझ में बात आई कि वास्तविकता में कि जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, हमको समझ में आया कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, ठीक है। अब छोटी सी एक कॉन्सेप्ट यहां पर और आती है, वो आती है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। लेक्चर थोड़ा लंबा है, मुझे मालूम बेटा कि आपको मुझे बहुत अधिक बर्दाश्त करना पड़ता है कई बार के, लेकिन क्या करें, जैसे होता है ना कि क्लास कभी कोर्स पूरा करना होता है, आपको थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा करना होता है आपको। मैं भी तो देखो, मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो कम से कम मैं 1-2 लीटर पानी पी जाता हूँ, तब मेरा भी गला सूखता है ना, खड़ा रहता हूँ लगातार में। ये आपको क्या लगता है, ये रिकॉर्डिंग 5 मिनट के बाद फिर जोड़ दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये तो नॉर्मल क्लास के रिकॉर्डिंग से क्लास होता है, लगातार बोल रहा होता हूँ, 10 सेकंड से ऊपर कभी पॉज नहीं ले पाता, क्योंकि ऐसे पॉज नहीं, आप बोलोगे ये वीडियो को देखें, अभी पॉज हो गया तो पूरा, ठीक है। तो जब मैं एफर्ट कर रहा हूं बेटा डॉक्टर बनने के बाद, इतने सालों के बाद, तो मेरे बच्चे नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना आपके, आपको तो बेटा, आपको तो जो है वो आपके तो भविष्य का सवाल है पूरा, ठीक है। एंड दिस इज द क्वेश्चन कि आपका, आप अपने लिए क्या तय कर रहे हो, उसका क्वेश्चन है। और मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जो है, मुझे आपके सपने से प्यार है। मेरे लिए यदि कोई पूछेगा कि सर आपके लिए वैलेंटाइन डे का सिग्निफिकेंस क्या था, देखिए ऐसा है कि मेरे पर्सनल मैटर में डिस्कस नहीं करता हूं मैं, लेकिन आपको बोलूंगा मैं कि मुझे आपके लक्ष्य से, आपके सपने से प्यार है, ठीक है। मेरे लिए आप सभी कमांडोज मेरे वैलेंटाइन है, ठीक है। मेरे लिए आप सभी कमांडोज जो हैं वो मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, सभी के लिए जो है वो गॉड से जो है वो विश मांगता हूं कि आप सभी के सपने जरूर पूरे हों, आप उन तक पहुंचे, अचीव करें, वहां तक आप अपनी लाइफ में जो है वो मुकाम हासिल करें जिस मुकाम पर लोग आपको पहचाने, बोले कि हाँ भाई हम उनको जानते हैं, हम फला डॉक्टर साहब को जानते हैं, हमारे तो शहर के रहने वाले, हमारे घर के बाजू में तो घर था, वो लड़की बहुत मेहनत करती थी, मुझे तो मालूम था कुछ जिंदगी में अच्छा करेगी। ये वही लोग हैं जो आज बोलेंगे कि तुम्हारे बस का नहीं है, ये वही लोग हैं। हम तो जानते हैं डॉक्टर साहब को, अच्छा लीवर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो टाइम कम मिलता है, आते मेरे घर में आते, कभी कभी चाय भी पीते आके, ये वही लोग हैं। वक्त को सिर्फ आपको बदलना है बेटा, समझ गए नाटके, समय तो चल रहा है लगातार, ये चलता हुआ समय आपको क्या देकर जाएगा ये आपको डिसाइड करना है अभी, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा हिस्सा और कवर करते हैं इसका, तो वो है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, क्या चीज होती है देखते हैं हम इसमें। Population evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, high R value। देखो हर एक पॉपुलेशन का अपना एक फिटनेस स्तर होता है। मैंने कहा था आपसे कि बेटा डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब है कितना रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है, कि हाई आर वैल्यू जो होता है, जितना अधिक किसी पॉपुलेशन का आर वैल्यू ऊपर होगा उतना अधिक उसका फिटनेस लेवल होगा, ठीक है, क्लियर।
अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्टेज के कोई जब भी कभी जीवित जीवों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो जीवित जीव क्या करते हैं, मैंने कहा ना जीवन अपनी राह खुद ढूंढता है, तो जीवित जीव अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और तरीके खोज लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि फंजाई को एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है इसलिए वो स्पोर प्रोड्यूस कर लेती है। कई सारी एल्गी हैं वो ऐसे सेल बना लेती है जो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना लेते हैं, मतलब अल्टरनेट रिप्रोडक्टिव पाथवे ढूंढते रहते हैं ताकि जीवन आगे बढ़ सके। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे पैसिफिक सॉल्मन फिश और बैम्बूस्ट के। अब कुछ जीवित जीव क्या हुए, उन्होंने देखा कि भाई यदि हमने अपना रिप्रोडक्शन रेट हायर साइड रखा तो उससे यह हुआ कि हमारे ही प्रजाति के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा और उससे हम खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने अपना रिप्रोडक्शन रेट स्लो कर लिया। तो जो पैसिफिक ओशन में जो साल्मन मछली होती है वो स्लो रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, वो पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करती है। बंबू भी एक बार रिप्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है कि उनका नंबर अपने आप कंट्रोल में रहता है और रिसोर्सेज के लिए उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जबकि कई सारे बर्ड्स और मैमल जो है दे आर मोर एबल टू फाइंड द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ फूड, उनको दूसरे फूड के रिसोर्स मिल सकते हैं और वो तेजी से माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, कुछ जीवित जीव होते हैं वो बड़ी संख्या में छोटी छोटी संतानों को उत्पन्न करते हैं, बड़ी संख्या में, क्योंकि उन्हें मालूम है एक मछली के कई सारे अंडे होते हैं, एक इंसेक्ट के कई सारे इंसेक्ट को जन्म देता है, क्योंकि उसके मुझसे मालूम है इसमें से सभी जिंदा नहीं बचेंगे, कुछ सर्वाइव करेंगे, बाकी मर जाएंगे, ठीक है। जबकि बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके सर्वाइव करें सफल उनका जो है वो जीवित बचने का दर अधिक होता है, ठीक है, इसलिए वो कम संख्या में प्रोड्यूस कर लेते हैं। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस, तो कौन सा फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए बेहतर है। एक्चुअली में सच बात तो ये कि एवरी ऑर्गेनिज्म, हर जीव का अपना एक इकोलॉजिकल निच है, अपना एक इकोलॉजिकल निके है, अपना एक हैबिटेट है, उसका अपना एक एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने का तरीका है। तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसके लिए नहीं निकाल सकते हैं कि अधिक रिप्रोडक्शन करना अच्छा है, कम रिप्रोडक्शन करना अच्छा है, साल में एक जीवन में एक बार करना अच्छा है या कई बार अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि उस जीव को कितनी चुनौतियों का सामना नेचर में करना पड़ रहा है। इकोलॉजिस्ट बताते हैं that life history trait of organisms have evolved in relation to the constant imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live के। तो इकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको ये पता लगाना होगा कि कोई भी जीवित जीव जो है उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, कि उसका वो फिटनेस लेवल को कैसे कंट्रोल कर बढ़ा सकता है वो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जानें कि जिस इन्वायरमेंट में वो जीवित जीव रहता है वहां पे कितने फैक्टर ऐसे जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, कितने फैक्टर्स को प्रमोट करते हैं, कितने फैक्टर्स को जो है वो सप्रेस करते हैं ग्रोथ को, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists के आज इकोलॉजिस्ट जो है वो इस बारे में कई सारी बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवित जीव जो है वो कैसे अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ग्रोथ रेट को वो वेरी कर लेते हैं, उठ के कैसे जो है वो इंसेक्ट को जो है वो अधिक संख्या में रिप्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है, कैसे जो है मैमल्स जो है वो कैसे डिसाइड हुआ कि एलिफेंट का पॉपुलेशन जो है वो एलिफेंट जो है उसका गेस्टेशन पीरियड लंबा होना चाहिए और रिप्रोडक्शन रेट स्लो होना चाहिए उसका। प्रकृति में कोई ना कोई तो ऐसा इवेंट घट रहा है जिसके चलते जो है वो जीवित जीवों ने अपने आप को एक इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट हमने यहां पर देखे, हमने देखा यहां पर कि जो है ग्रोथ किस प्रकार होती है। तो अगली क्लास में मैं आपसे बेटा कई सारे क्वेश्चन करूंगा ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, एसिम्प्टोट क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना है, क्लियर। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, याद रखिए आज हम जो कुछ भी संघर्ष कर रहे हैं, आज जितना भी हम एफर्ट कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं कल को हम सर उठाकर जो है वो कह सके कि हाँ मैं विजेता हूं, यस आई एम द विनर, मैंने पूरी कोशिश की है और जो है मैंने जो सोचा वो मैंने पाया है और जिंदगी में कभी कोई रिग्रेट ना रहे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो चलिए लेक्चर पूरा हुआ, अब हम बात करेंगे इमर्जिंग वायरसेस क्या होते हैं उसके ऊपर के। वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिमाग में रखना है हमको, और मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया ने जो है इस बार 21st सेंचुरी में जो इपिडेमिक हुआ, जो पेंडेमिक हुआ, इपिडेमिक होता है एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट कंट्री में होता है, जब कई कॉन्टिनेंट में वो बीमारी फैल जाती है तो एक बड़े साइज के इपिडेमिक को हम पेंडेमिक कहते हैं। तो कोविड-19 के पेंडेमिक ने जो है हमको बतला दिया कि सबसे भारी, मैंने पहले किसी लेक्चर में काफी समय पहले कहा था कि आदमी को सबसे बड़ा खतरा किसी चीज
किससे है ना, तो एक वायरस से है। ठीक है, वायरस जो दिखाई भी नहीं पड़ता है, वायरस जो जीवित भी नहीं है, जिसकी अपनी कोई मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, वो वायरस का कण जो है, वो पार्टिकल जो है, वो हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन रेस पर भारी पड़ता गया, जिसने जो है हमें अपने घरों में बंद कर दिया, जिसने जो है हमको मजबूर कर दिया कि जो है हम ये डेथ टोल है, हम गिनने लगे कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, आज कितने लोग अमेरिका में मर गए, कल कितने इंडिया में हो गए, तो हम वो डेथ काउंट देखने लगे हमके, जो हमारे लिए पहले कभी हम सोचते भी नहीं इसके बारे में। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक वायरस इमर्ज करके बाहर आया। इमर्जिंग वायरसेस जो है बढ़ती हुई पॉपुलेशन में एक बड़ा भारी खतरा है इमर्जिंग वायरसेस के। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जिंग वायरस? तो इमर्जिंग वायरस इज अ टर्म अप्लाइड टू ए न्यूली डिस्कवर्ड वायरस, one that is increasing in incidence or with the potential of to increase in incidence के। अब क्या होता है बेटा, इमर्जिंग वायरस जो होता है ये एक ऐसी टर्म है जिसका उपयोग हम न्यूली डिस्कवर्ड वायरस के लिए करते हैं, जिसकी संभावनाएं जो धीमे धीमे हमारी पॉपुलेशन में जो इन्फेक्ट करता और बढ़ता चला जाता है। और ये इमर्जिंग वायरस का संबंध केवल ह्यूमन पॉपुलेशन से नहीं है, ये एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं, प्लांट्स के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इमर्जिंग वायरस इज अ टर्म अप्लाइड टू ए न्यूली डिस्कवर्ड वायरस, वन दैट इज इंक्रीजिंग इन इंसिडेंस और विद द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन इंसिडेंस। ठीक है, मेनी वायरसेस फिट इनटू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में कई वायरस आते हैं और एचआईवी इसका सबसे पहला बेहतर, यदि हम ऐसा बोले कि पिछली शताब्दी में कोई जो सबसे क्लियर कट एग्जांपल है वो एचआईवी है, कि एचआईवी के बारे में यदि हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के बारे में, एड्स बीमारी के बारे में बात करें तो किसी भी दुनिया के किसी भी लिटरेचर में, प्राचीनतम लिटरेचर में हमें इस बीमारी का जिक्र नहीं मिलता है। ऐसा कोई केस हमको जो है वो पुरानी शताब्दियों में नहीं मिलता है जिसमें कभी एड्स का जिक्र किया गया हो। तो ये जो एक ऐसी बीमारी है जो कभी पाई नहीं जाती थी, लेकिन ये ह्यूमन पॉपुलेशन में जो है वो बड़ा इंपैक्ट इसने डाला और ये एचआईवी भी जो है एक पेंडेमिक के समान ही फैला। हालांकि चूंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसलिए इसके फैलने का तरीका जो था वो चूंकि वो डिपेंड किस पे करता है, बॉडी फ्लूइड पे डिपेंड करता है, इसलिए ये बीमारी जो है वो फैला। लेकिन ये कोविड-19 के समान तेजी से नहीं फैला। कोविड-19 तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो तेजी से फैल जाता है, लेकिन एचआईवी में कोई क्योर नहीं है, एचआईवी में मृत्यु से बचने का कोई उपाय भी नहीं है। कोविड-19 में तो ऐसा कहते हैं कि डेथ रेट जो है वो आप मान लीजिए कि 2% के आसपास है इसमें के, लेकिन यहां पर तो डेथ रेट ज्यादा है। यदि एचआईवी हो गया, एड्स हो गया तो ये कि, और हाँ ये बात अलग है कि इसमें एक्यूट नहीं, ये क्रोनिक, धीमे धीमे व्यक्ति को अंदर से खोखला करती है बीमारी, इम्यून सिस्टम को फेल करती है और व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, HIV is the clearest example of the previously unknown virus that has now produced one of the largest pandemic in history। क्या HIV साफ एग्जांपल है इमर्जिंग वायरस का, जो पहले मालूम नहीं था इस वायरस के बारे में हमें, लेकिन जो है आज जो है हम कहते हैं कि दुनिया भर में ये HIV के केसेस हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, अब इमर्जिंग वायरस में क्या क्या शामिल है बेटा? ठीक है, मुझे स्क्रीन के सामने से हटना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में अपने आप को छोटा करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। छोटा करना समझते ना आपके, मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ तो मैं छोटा जाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे इसमें कि इमर्जिंग वायरस में कोविड-19, इबोला, सीवियर एक्यूट एंड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, सार्स हुआ, मर्स हुआ, जिका वायरस, चिकनगुनिया वायरस, ये सब वायरस इमर्जिंग वायरसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इमर्जिंग वायरसेस में कोविड-19, इबोला, सीवियर एक्यूट एंड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिका वायरस, चिकनगुनिया वायरस और दूसरे वायरस के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस वायरल डिजीज आर द नेवर एंडिंग चैलेंज दैट कैन इमर्ज और री इमर्ज इन अनप्रेडिक्टेबल रीजंस एंड एट अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, आज भी मैं ये बात कहता हूं आपसे कि पूरी ह्यूमन रेस को सबसे बड़ा खतरा जो है वो वायरसेस से है। हम कहते हैं आज कि पोलियो को हमने इरेडिकेट कर दिया है, नियरली इरेडिकेट कर दिया है, पोलियो के केसेस अब दिखना बंद हो गए हैं। हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट ने जो है कहा है कि जो है हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें नजर रखनी पड़ेगी, हर नए केसेस जो हो रहे हैं कहीं बीमारियों के, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज जो हो रही है वायरस से, उस पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्मॉल पॉक्स का वायरस लौट के आ सकता है, ऐसा लगता है कि पोलियो का वायरस भी लौट कर आ सकता है। हालांकि कई वैज्ञानिक इससे मत से सहमत नहीं है, लेकिन बात वही है ना, मैंने कहा ना ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। इमर्जिंग का मतलब ये है कि निकल कर बाहर आ रहे हैं, नए नए बन रहे हैं उठ के, और
कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि ये जो वायरसेस हैं, जो माइक्रोब्स हैं, ये एक्चुअली इनका कब क्या असर पड़ेगा, किस प्रकार से ये बिहेव करेंगे, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पास खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं है और ये हमारी बॉडी पर किस प्रकार से इनका जीनोम रिएक्ट करता है, ये सब चीजें पहेली के समान होती हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे कि जो संक्रामक वायरल डिजीज होती है, ये एक नेवर एंडिंग चैलेंज है। हमें हमेशा एक टास्क फोर्स को लेकर तैयार रहना पड़ेगा। बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि हम एपिडेमिक को समय पर पहचाने, समय पर रिपोर्ट करें। क्यों अमेरिका ने WHO के ऊपर उन्होंने सैंक्शन कर दिया, उसको उन्होंने कहा भैया आप आगे से इसको जो है वो प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने, उसको कि उन्होंने फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी उसके ऊपर कि WHO को अब आगे हम फंडिंग नहीं देंगे, क्योंकि WHO ने हमको समय पर अलर्ट नहीं किया। और आपको बता दूं मैं कि कोविड-19 जिस प्रकार से चाइना से पूरी दुनिया में फैल गया है, इसमें मुझसे आप पूछेंगे एज ए डॉक्टर पर्सनल ओपिनियन, तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ी गलती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि उन्होंने गलत खबरों को उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया, उन्होंने समय पर जो है वो एक्शन नहीं लिया। अदरवाइज जैसे अफ्रीका में इबोला फैला था थोड़ी कुछ हिस्सों में, पूरी दुनिया में नहीं फैला, वो रोक लिया गया क्योंकि WHO ने सही समय पे सही सूचना दी। चाइना में चीनी गवर्नमेंट के अंदर, चाइनीज सिस्टम के अंदर क्या है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सूचनाएं दब जाती हैं। तो जो इंफॉर्मेशन फिल्टर होकर WHO को मिली, WHO ने उन इंफॉर्मेशन पर रिलाई किया। कायदे में WHO को अपनी टीम वुहान भेजना चाहिए थी। कायदे में चाइना से सही जानकारी निकालने का काम WHO का था कि वो निकालता और बताता कि भाई कि क्या समस्या है यहां पर। चीन ने बातें छुपाई और चीन से टूरिस्ट जो है पूरी दुनिया में घूमते रहे और बीमारी को फैला दिया। और WHO जब अमेरिका ने कहा कि फ्लाइट बंद करेंगे, WHO ने कहा इतना बड़ा खतरा नहीं है कि फ्लाइट बंद करना पड़े, मामूली है, कुछ नहीं है, नहीं फैलेगा इसके। और ऐसे करते करते पूरी दुनिया में फैल गए। तो WHO का फेलियर तो है। हमको तो तैयार रहना पड़ेगा हर समय, क्योंकि इतनी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है और आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगी, बढ़ी रही लगातार के। तो उसके लिए हमको हमारे सामने जो ऐसे चैलेंजेस हैं, हमारे सामने फूड और हैबिटेट के चैलेंज से तो हम निपट लेंगे, वो हमारे कंट्रोल में है कि भोजन हम समुद्र से निकाल लेंगे, क्रिएट करना शुरू कर, कुछ करना शुरू कर देंगे हमके। लेकिन वायरस से लड़ने के लिए तो हमको जो है वो एक स्पेशल टास्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी यहां पे। फिर ह्यूमन बीइंग्स आर फेसिंग एन इनट्रेसेबल प्रॉब्लम इन अनएक्सपेक्टेड टाइम एंड प्लेस ड्यू टू दिस वायरल डिजीज के। अब सोचिए ना, आपसे मैं पूछता हूं कि 2020 का जो साल था, इस साल में आपने कितना ट्रेवल किया? क्या आकेंगे आप? तो आप बोलेंगे कि सर 2020 जो है एक सबसे ऐसा कह सकते हैं कि चैलेंजिंग ईयर के रूप में रहा। दुनिया भर की इकोनॉमी, दुनिया भर की के जो है वो जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट सिस्टम थे, सब कॉलेप्स करने लगे धीमे धीमे। लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कि बहुत कुछ समस्याओं का सामना पूरी दुनिया को, केवल हमको नहीं करना पड़ा, पूरी दुनिया को करना पड़ा है। तो मतलब ह्यूमंस को अब एक चीज समझ में आई है कि हमको हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा। हमको जो देखिए, आप लेक्चर देख रहे हैं क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स को जो है जिस प्रकार का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो हमें लगातार देना पड़ेगा। हमें और बेहतर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। हमें जो है बहुत बड़ा बजट का हिस्सा खर्च करना पड़ेगा अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में। तो ये सब चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस को हमको जो है वो जिनको हमें जो है वो जिनका सामना हमें करना पड़ा है और इनसे हमें निपटना पड़ेगा। और हमको हर समय तैयार रहना पड़ेगा कि कब कौन सी एपिडेमिक, कहकर नहीं आती एपिडेमिक, कब कौन सी एपिडेमिक आएगी, पेंडेमिक आएगी, तो उससे निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ये सबसे बड़े चैलेंज में से एक है कि ह्यूमन ecological and viral related factors are the contributing factor in the emergence and re-emergence of virus infectious disease के। तो जो वायरस इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें अब सबसे बड़ी बात है इनके इमरजेंस, री इमरजेंस। जब मैं वर्ड बोलता हूं री इमरजेंस, मतलब पहले कोई बीमारी थी जो आज नहीं दिखाई पड़ रही है, वो दोबारा लौट के आ गई है। कहते हैं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR ट्यूबरकुलोसिस इस समय बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता नहीं होगा, पर एज ए डॉक्टर मैं जानता हूं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस आज बड़ी समस्या है। कि आज जो टीबी की दवाएं हैं वो काम करना बंद कर दी हैं, बहुत सारी दवाएं काम नहीं कर पा रही हैं, तो हमें अलग अलग कॉकटेल ऑफ मेडिसिन पेशेंट को देने पड़ते हैं। मैंने नॉर्वे से एक कोर्स किया हुआ MDR ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, तो मेरे उसमें बताया गया कि ये टीबी का जो बैक्टीरिया है इसने अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। जो टिपिकल दवाएं हम दे रहे थे इसको, वो दवाएं अब इस पर काम करना कम कर दिए। तो MDR टीबी आज बड़ा खतरा बन के उभरा है। अभी हम वायरस की बात करें तो ऐसे भी कुछ वायरस हैं जो पहले थे अब कम दिखाई पड़ते हैं, हमें वो रीइमर्जेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ।
कोविड 19 में क्या हुआ कि हमने देखा कि हमको ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन हो गया कि हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, हमको इकट्ठा नहीं होना है कहीं पर, शहरों में जो है मूवमेंट बंद कर दिए गए यहाँ पे। तो कुल मिलाकर ये बात है कि हमारे सामने कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने कहा ना कि वायरल डिजीज क्यों फैलती है, ट्रेवल, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं शहर में, पॉपुलेशन, मुंबई क्यों, मुंबई में इतने सारे केसेस क्यों हुए, मुंबई में हाई डेंसिटी रहती है पॉपुलेशन की, ठीक है। फिर फ्रेजाइल और डिटोरेट हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा उतना इंप्रूव नहीं था, ठीक है। फिर वीक डिजीज सर्विलांस सिस्टम, देखिए बेटा ये जो हिस्सा मैं पढ़ा रहा हूं ना इकोलॉजी के अंदर, ये पॉपुलेशन से कनेक्ट करके मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये वायरोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए, पर चूंकि हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारी इन्वायरमेंट भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और वो यहां पर जो है ऐसी बीमारियां भी रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये नया हिस्सा है, और ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन ये जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं, तो हमको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपसे कहा बेटा कि जो है हमारे पास जो सर्विलांस सिस्टम है वो वीक है, क्योंकि हम देखिए मैंने कहा ना WHO का फेलियर रहा है कि बीमारी को समय पर पकड़ नहीं पाए, बता नहीं पाए कि क्या इससे हो सकता है, ठीक है। फिर लिमिटेड लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक कैपेसिटी, याद है ना आपको शुरू में कोविड 19 की जांच करना अपने आप में एक जंग जीतने के बराबर था, कि किसी को कोविड 19 है या नहीं है, कोरोना वायरस है कि नहीं, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 दिन बाद जांच के लिए टाइम मिलेगा, फिर जांच होगा उसमें, ठीक है। तो वो बहुत सारे डॉक्टर जब तक लिख के नहीं आता तब तक जांच नहीं होगा, तो लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड किट अवेलेबल थी। वॉर हुआ, माइग्रेशन हुआ, पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस हुए, इलीगल एनिमल ट्रेड के इलीगल एनिमल ट्रेड, हंटिंग, ईटिंग इन्फेक्टेड एनिमल्स आर अमंग। अब देखो बर्ड फ्लू फैल रहा है के पक्षियों से के, अब बर्ड फ्लू वहां से जो है ह्यूमंस में आ सकता है, इन्फेक्टेड जो है वो एनिमल्स पक्षियों को यदि हम खाते हैं के। तो कहने का मतलब ये है कि, और चाइना में आपको पता है जहां वुहान में जहां से कोविड 19 का वायरस का उदय हुआ, फैला, वो जगह वो है यहां पर एनिमल ट्रेडिंग होता, बड़ी संख्या में एनिमल्स को पालते हैं, बड़ी अनएक्सेप्टेबल कंडीशन में एनिमल को रखा जाता है, और वहां पे उस क्राउडिंग के चलते वायरस के लिए सबसे अच्छा मौका होता है पनपने के लिए वो, ठीक है। और इसके चलते जो है वो नई वायरल डिजीज का इमरजेंस हो सकता है, और कुछ बीमारियां जिनसे हम जो है निपट चुके हैं उनका री इमरजेंस भी हो सकता है। क्लियर? फिर इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, देखो बेटा अभी पढ़ा हमने जंगलों को काट देना जो है कि डिफॉरेस्टेशन के, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, invasion of animal habitat, the building of dams and intensive agriculture practice are contributing factor to the emergence or re-emergence of viral infectious disease। देखिए हम कुछ भी करते हैं, हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं, हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए करते हैं, लेकिन हम कभी इन्वायरमेंटल वेलफेयर की बात नहीं करते हैं, कभी हम इस बारे में बात नहीं करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट का क्या होगा। मैं जब भी कभी किसी से बोलता हूं कि मुंबई के अंदर जो है वो अभी क्या हो रहा है, कि मुंबई के अंदर जो है वो जो है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी समुद्र के अंदर से एक रोड निकाल कर जो है और कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। एक तो सी लिंक ऑलरेडी बना हुआ है मुंबई में, जो मुंबई के रहने वाले वो समझते हैं इस चीज को, समुद्र में से एक रास्ता निकाल के जो है वो साउथ मुंबई को जो है वो सब अर्ब से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बड़ा लंबा काम चल रहा है उसमें। तो मैं हमेशा जब भी कभी वहां से निकलता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, पता नहीं, हो सकता है कि मैं पागल हूं, ठीक है, मैं सोचता हूं कि ये जो बड़ा सा पिलर नीचे गया होगा, तो इसने पानी वर्टिकली वाटर में इसने कितना सारा हिस्सा घेरा होगा, इसके चलते कितने केमिकल मिले होंगे आसपास, और जो वहां जमीन पर, जहां समुद्र के तल में जहां जाके ये बैठा होगा, ये पिलर जहां लगा होगा, ये वहां पे कितने सारे समुद्री जीव रहते होंगे, किस तरह कितना बड़ा जो है वो इकोसिस्टम वहां पे रहा होगा, और ऐसा पूरा हम डैमेज करे जा रहे हैं। जब मैं अपनी वाइफ को बोला तो बोलती है कि नहीं ये तो ह्यूमन अब डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि बढ़ती पॉपुलेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, और ये कि समुद्र तो 2/3 अर्थ पर 2/3 तो समुद्र है, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो देखी थी, जब भी जाता हूँ हर एक ही बात कहता हूँ उनसे मैं कि यार देखो कितना गलत कर रहे हैं, पता नहीं, मैं किसी के गवर्नमेंट के डिसीजन को नहीं क्रिटिसाइज करता हूं, पर मैं अपने मन की बात बताता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि धरती सिर्फ मनुष्य की है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हमने पट्टे बांध लिए, हमने जमीनों को बांट लिया, रजिस्ट्री कर दी, पर ये धरती तो जो है वो न तेरी न मेरी, ना किसी एनिमल की, सबकी है, वो सबका बराबर हक है, आसमान पर, जमीन पर, पानी में। तो हमें थोड़ा सा मैं कहता हूं, ये नहीं बोलता हूं मैं कि तरक्की ना करें, पर थोड़ा सा हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा कि यार ये जो चीजें डैमेज हो रही हैं, इनका इसके लिए क्या है, किस तरह का इकोसिस्टम, हम क्या क्या डैमेज करने जा रहे हैं,
ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। और उसका परिणाम तो मैंने कहा ना आपसे कि जंगलों को काट देना, डैम को बना लेना, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बड़ा पैमाने पे केमिकल्स वगैरह यूज करना, ठीक है, और जो है वो एनिमल हैबिटेट को, जंगलों को काट के वहां पे जो है रहने की जगह बना लेना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के से ऐसे तरक्की करना कि हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो जाए। तो ये सब चीजें जो है हमारे लिए वायरस का खतरा उत्पन्न करती हैं, ठीक। अब देखो, ये तो मैंने कहा ना कि ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई हैं हमारी के, और हमारे कई सारे जो है वो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स हो गए जो इमरजेंस के लिए, वायरस के इमरजेंस के लिए और री इमरजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि वायरस खुद में भी एक बड़ा खतरा है ना। वायरस देखिए, द लास्ट बट नॉट लीस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ इमरजेंस एंड री इमरजेंस ऑफ इन्फेक्शन वायरल डिजीज, द वायरस रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। देखो बेटा, चूंकि पूरी दुनिया इस बार बहुत बड़ी जो है वो समस्या से गुजरी है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि एग्जामिनर के दिमाग में जो है कोविड-19 को लेकर क्वेश्चन रहेंगे, वायरस को लेकर क्वेश्चन रहेंगे, और आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। इसलिए हमको तैयार रहना उन क्वेश्चंस के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इमरजेंस वायरस का, उसमें मैंने आपको बताया ना कि एक फैक्टर बड़ा जो है वो है वायरस रिलेटेड फैक्टर भी है। जैसे कि अब जो कोविड-19 का वायरस है वो भी आरएनए वायरस है, वो भी था आरएनए वायरस के राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है इसके जीनोम का हिस्सा है। तो आरएनए वायरसेस आर डेडली पैथोजेंस सिंस दे आर इवॉल्विंग रैपिडली इन एनी हॉस्टाइल कंडीशन एंड एग्जिबिट एरर प्रोन जीन रेप्लिकेशन। सोचिए, जो आरएनए वायरस हैं ये सबसे खतरनाक पैथोजन हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से रैपिडली इवॉल्व करते हैं, ठीक है। हम एक आरएनए वायरस से निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं, वैक्सीन बना रहे होते हैं, उसका म्यूटेंट आ गया होता है, नया वायरस आ गया होता है। हर साल फ्लू वायरस के वैक्सीन में परिवर्तन करना पड़ता है क्योंकि फ्लू वायरस हर साल अपने आप को जो है वो चेंज कर लेता है। और ये क्या करते हैं, ये जो है वो इनके ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार से व्यवहार भी करते हैं उनके। जब ये जीन रेप्लिकेशन करते हैं तब जो है कई बार डिफेक्टेड होकर जो है नए नए प्रकार के म्यूटेंट को बनाते हैं। म्यूटेशन, रीअसॉर्टमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट टू हाई इवोल्यूशन रेट, यानी इन वायरस में म्यूटेशन का रेट हायर साइड होता है। ये डिफरेंट प्रकार के एरर प्रोन जीन रेप्लिकेशन करते हैं। इसके चलते क्या होता है कि ये अलग अलग प्रकार से इवॉल्व हो रहे हैं, और कब कौन सा आरएनए वायरस जो है वो इवॉल्व होकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाए हम भी नहीं जानते हैं। हमें नहीं मालूम है कब कौन सा आरएनए वायरस ऐसा आ जाए जो सबसे डेडलीस्ट में से एक हो के, हमें नहीं मालूम, ठीक। Among many RNA viruses, the coronavirus are enveloped helical and with large positive sense single strand RNA genome के and contains club-shaped surface protein called spikes के। देखो, अब कोरोना वायरस के बारे में तो ऑलरेडी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा बेटा हमने कोरोना वायरस के बारे में? ऑलरेडी विस्तार से पढ़ा हुआ है हमने। कहां पर? जब हम जो है वो पढ़ रहे थे कि क्या जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे, तब हमने बात किया हुआ इसके ऊपर के, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले हिस्से में बात किया हुआ इसके ऊपर। तो हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो उसमें जो है वो बड़े साइज का सिंगल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम में, पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम सीधा डायरेक्टली काम करना शुरू कर देता है, डायरेक्टली जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर लेता है वो, ठीक है। और इसमें जो है बाहर जो है वो स्पाइक्स के रूप में मैंने कहा ग्लाइकोप्रोटीन से बना, लाइपोप्रोटीन से बना हुआ इनवेलप होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बने स्पाइक्स हमें देखने मिलते हैं। क्योंकि ये वायरस में कोरोना के समान दिखाई पड़ता है इसलिए इसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, ठीक है। ठीक, सही नाम क्या है इस वायरस का? सार्स कोव-2 वायरस के नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है। सार्स कोव-2 नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है, क्लियर? Among many coronaviruses, the current emerged coronavirus disease 19 COVID-19 can be considered as an inferno। अब देखो, आपने अभी क्या देखना है, कभी गौर करना कि एक बड़ी अच्छी मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है, जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद देखिएगा, उसका नाम भी इन्फर्नो मूवी का नाम है इन्फर्नो, ठीक है। इन्फर्नो का मतलब होता है बेटा विच एम टू डैमेज ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, एजुकेशनल स्टेटस, कलर, रेस, जेंडर, रिलीजन एंड क्लास के। एक ऐसी घटना जो अमीर गरीब, ब्लैक व्हाइट, सब तरह के लोगों को, दुनिया में सबसे पावरफुल देश, सबसे कमजोर देश, सबको बराबर इक्वली अफेक्ट करती है, वो इन्फर्नो है के। तो जो कोविड-19 है वो भी एक इन्फर्नो के समान है, जिसने जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस, उनको भी इन्फेक्ट किया। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनको भी हुआ है ना, न्यूज आई था बीच में। दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका में जो है उनके डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी हुआ। अब सोचिए, इवन
जो है वो मतलब कोई कहां रहता है, कितना पावरफुल है, किस कंट्री में रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये बीमारी फैली तो वो सबको जहां जहां पर जो भी सोर्स ऑफ इंफेक्शन की बात थी, केवल इतनी सी बात थी कि जिसको जो इन्फेक्ट हो गया, जो संपर्क में आ गया, वो उसको बीमारी हो गया। तो कहते हैं कोविड-19 जो है इट्स लाइक इन्फर्नो कि विच एम टू डैमेज ह्यूमन बीइंग, यानी ये मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाला कंडीशन है जिसमें जो है हर स्तर पर मनुष्य को जो है वो इन्फेक्ट करने की क्षमता होती है। दिस न्यूली इमर्ज वायरस हैज डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी, यानी कोविड-19 का इफेक्ट केवल जो है वो हेल्थ पर नहीं हुआ, इकोनॉमी पर हुआ, हेल्थ पर हुआ, टूरिज्म पर हुआ, सोशल इंटरेक्शन में हुआ, एजुकेशन में हुआ, रिलीजन में हुआ, अरे हर रिलीजियस प्लेस कभी बंद नहीं थे, वो भी बंद कर दिए गए। तमाम तरह के मार्केट, ह्यूमन फ्रीडम, सब कुछ जो है कोविड-19 से डिसरप्टेड हो गया। अब आपको बताऊं मैं एक छोटी सी बात, यहां मैं जो है वो भोपाल आया हुआ हूं कुछ किसी ऑफिशियल काम से भी और मेरे पर्सनल काम से भी। तो जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये स्टूडियो भोपाल का स्टूडियो, तो मैं जो है एक दिन पहले, कल ही मैं जो है वो यहाँ पर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी जब मैं अपने काम से घर लौटा, अपने होटल में रिश्ते किया मैंने, तो मैं घर लौटा, मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो रो रहा था। मैं पूछा क्या हो गया, बोला मुझे जुकाम हो गया है, नोजी आ रही है। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है, बोला मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। अरे मैंने कहा बेटा आज तुमने ट्रेवल किया, ऐसे थोड़ी ना कोरोना होता है। बोला नहीं मुझे डर लग रहा है। तो मैंने बताया कि बेटा बीमारी कोई होती है, अंदर जाती है, अपने आप संख्या बढ़ाती है, तो एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद बीमारी होती है ना। आज सुबह तुम चूंकि टेम्परेचर भोपाल का लोअर साइड है, तुम मुंबई से आए हो, तो जुकाम तुमको हो गया होगा, है ना। जुकाम हो सकता है, ऐसा नॉर्मल राइनाइटिस जो है वो हो सकती है, जिसको अब सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, लेकिन ये कोरोना थोड़ी ना है। समझाया बच्चे को, बच्चे की साइकोलॉजी पर गहरा असर पड़ा है, रोने लगा, चुप नहीं हुआ था कि मुझे कोरोना हो गया, मुझसे दूर रहो। छोटा है, 6-7 साल का बच्चा है। आप सोचिए कि जो है मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी कोविड-19 ने बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। खैर चलिए, तो ये तो बात की हमने इमर्जेंट वायरस कंसेप्ट की बात की हमने, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और जो पॉपुलेशन वाला जितना मैंने पढ़ाया है बेटा, ग्राफ वगैरह सब मैं आपसे पूछूंगा डीपीपी के अंदर, सब आपको अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली बार फिर क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे बेटा क्लास में, ठीक है ना। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.